रीबर्थ ऑफ माई एजेंट वाइफी एपिसोड 13। पुरानी बिल्डिंग में अर्जुन और कविता के रूम में। अर्जुन कविता को रूम में लाकर उसे बेड पर बैठा कर बेड पर उसके पास लेट कर बोला, थक गया यार। क्या आप अभी थक गए? अभी तो हमने शुरू भी नहीं गया। कविता अर्जुन की बात सुनकर उसके पकड़कर हिलाते हुए बोली, अरे रुक जा मेरी माँ, 2 मिनट रुक जा, मुझे सांस तो लेने दे। अर्जुन कविता को ऐसा करते हुए देखकर बोला तो कविता बोली, अच्छा ठीक है, ले लो सांस, मैंने कोना सा रोका है। कविता इतना बोल अर्जुन के ऊपर ही लेट जाती है उल्टी। अर्जुन, आप खुश तो है ना मुझसे शादी करके? कविता थोड़ी देर सोचकर बोली। तो नीचे लेटा अर्जुन बोला, तुम खुश हो ना? पहले ये बताओ। कविता मुस्करा कर बोली, मुझसे ज्यादा खुश और खुशकिस्मत शायद ही कोई होगा इस पूरी दुनिया के अर्जुन, वरना एक आंधी लड़की का भविष्य कैसा होगा ये मैं जानती थी। मेरी किस्मत में भगवान ने तुम लिखा तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरा भी ऐसा ही बेबी। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान मुझे मुस्कुराने की वजह देती है और तुम्हारे आंखों में आंसू मेरे दिल में दर्द देते हैं बस। जिसे सुनकर कविता मुस्कुरा कर बोली, अच्छा तो फिर चलो उठो और शुरू करो, फर्स्ट नाइट है ना हमारी आज। अच्छा वैसे हमारी फर्स्ट नाइट तो कितनी बार बन गई, क्या आज भी जरूरी है? अर्जुन आलस में बोला तो कविता उठकर उसके पीठ में मुक्का मारकर बोली, हाँ जरूरी है, क्योंकि शादी के बाद ये हमारी पहली रात है इसलिए। अर्जुन दर्द में उठकर बैठकर अपने पीठ पर हाथ रख बोला, मार दिया यार, क्या बीबी मिली है बताओ, फर्स्ट नाइट को हो पति को मार रही है। अर्जुन ऊपर देखते हुए बोला तो कविता अपने हाथ को नीचे से ऊपर लाकर अर्जुन के शर्ट के बटन खोलते हुए बोली, मजाक नहीं अर्जुन, आज चुपचाप शुरू करो, आप मेरे उतारो मैं आपके उतारूंगी। क्या? अर्जुन बोला तो कविता अपने सिर पकड़कर बोली, अरे यार मैं कपड़ों की बात कर रही हूँ। ओह ऐसा क्या? कविता हाँ में सिर हिलाकर बोली, हाँ अब जल्दी करो। जल्दी क्यों, आराम से करते हैं ना, आज रात जल्दी थोड़ी करना। इतना बोल वो कविता को अपने बाहों में भरने लगता है तो कविता उसके हाथों में मारकर बोली, हटो ना यार, कपड़े निकालो पहले, मुझे गर्मी लग रही है। अर्जुन हाँ में सिर हिलाकर बोला, ओके मेरी माँ। इतना बोल वो कपड़े निकालने लगता है। दोनों फिर नीचे कपड़ों में थे तो अर्जुन कविता को लेटा कर उसके ऊपर आकर बोला, बेबी शुरू करें। हाँ करो ना, तुम्हें किसने रोका है? कविता चिढ़ते हुए बोली। तो अर्जुन गहरी सांस बोला, ओके मेरी माँ। इतना बोल वो रूप की लाइट बंद कर देता है और फिर सबको पता क्या होता है। दूसरी तरफ राघव और नताशा के रूम में। राघव नताशा को बेड पर लाकर सीधे अपने कपड़े निकालने लगता है, जिसे देख नताशा हैरान उठकर बैठकर, हब्बी आराम से, ये हमारा पहली बार का नहीं है। पता है वाइफी, पर पता नहीं क्यों लेकिन इसी फीलिंग आ रही है कि हमारा पहली शादी और अब फर्स्ट नाइट भी पहली बार हो। जिस सुनकर नताशा शर्माते हुए बोली, हाँ सही बोला आपने, मुझे भी ये पहली बार जैसा लग रहा है राघव। तभी राघव अपने सारे कपड़े निकाल देता है, अंडरवियर भी, तो नताशा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करे उसे देखने लगती है। वाइफी इस बार कुछ अलग। इतना बोल वो नताशा के ऊपर ही छलांग लगा देता है। राघव, नताशा बस इतना हो बोल पाई थी, फिर तो राघव उसे उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगता है। नताशा पूरे कपड़े में थी और राघव बिना कपड़ों के, दोनों के अंदर एक अलग सी फीलिंग जगा रहा था। हब्बी मुझे कपड़े हम। नताशा इतना बोली बस, फिर तो राघव उसके साड़ी के अंदर हाथ डाल देता है तो नताशा लंबी लंबी सांसें लेते हुए राघव को खुद से चिपका लेती है। राघव फिर उसके अंदर के पकड़े निकाल देता है तो और फिर शुरू होता है तो दोनों उस आनंद में डूब जाते हैं। राहुल के रूम में राहुल गीता को लाकर बेड पर फेंक देता है तो गीता उठकर बैठकर राहुल को देखती है तो जो अपने कपड़े निकाल रहा था। नहीं राहुल प्लीज, गीता रोते हुए पीछे होकर बोली। तो राहुल जो अपने शर्ट के बटन खोल रहा था वो गुस्से से उसे देखकर बोला, क्यों नहीं, अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, अब तो शादी भी हो चुकी है ना। मैं नहीं मानती इस शादी को, गीता बोली। तो राहुल अपनी शर्ट उतार कर दूर फेंक कर बोला, कोई बात नहीं अभिमान जोगी। इतना बोल वो अपना पैंट भी उतार देता है एकदम से तो गीता आंखों के आगे हाथ रखकर बोली, छी राहुल तुम कितने कमीने आदमी हो। राहुल केवल अंडरवियर में ही बेड पर आकर गीता को उसके दोनों कंधे से पकड़कर बोला। तो गीता रोते हुए नामे सिर हिलाती है। राहुल गीता को बेड पर लिटा कर बोला, चिंता मत करो, आज रात के बाद तुम इस शादी को मानोगी और मुझे अपना पति भी। राहुल ये गलत है, प्लीज ऐसा मत करो वरना पूरी लाइफ तुम पछताओगे समझे। गीता राहुल को अपने ऊपर आता हुआ देख बोली तो राहुल उसके होठों की तरफ बढ़ते हुए बोला, ओके बेबी मैं तैयार हूं, लेकिन अभी मत रोको, मैं तुम्हें पूरी तरह से पाना चाहता हूं। राहुल से अब इंतजार नहीं आ रहा था इसलिए वो भूल रहा था कि वो क्या करने जा रहा है।
और वो अपना सारा वजन गीता पर रखकर अपने होठों को गीता के होठों पर रखो देता है, जिसका एहसास होते ही गीता की आंखें बंद और उसके हाथ नीचे गिर पड़ते हैं। वो हिम्मत हार गई। राहुल उसे किस किए जा रहा था और अपने हाथों से उसके सीने को दबाने लगता है। ओ, गीता के मुंह से ये आवाज आती है तो राहुल गीता को देखता है, जिसके आंखों में आंसू और अब किसी लाश की तरह पड़ी हुई थी। ये देख राहुल गहरी सांस लेकर साइड में लेटकर लंबी गहरी सांस लेने लगता है। गीता को जब इसका एहसास होता है तो वो अपनी आंखें खोलकर अपने पास लेटे इंसान को देखती है, जो एक टक ऊपर लगे पाखे को देख रहा था। क्या हुआ राहुल, रुक क्यों गए? करो ना, गीता नम आंखों से बोली। तो राहुल उसे देखता है और फिर मुंह फिर लेता है तो गीता अपने साड़ी खोलकर बोली, लो अब करो, रुको मत, मैं खोल कर दे रही हूं, अब तो करो लो। लेकिन राहुल तब भी उसे नहीं देखता है तो गीता का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो उठकर राहुल के ऊपर लेटकर बोली, करो ना यार, तुम तो यही चाहते थे ना, वो मिल रहा है ना। इतना बोल वो उसके मेन पार्ट पर हाथ फेरने लगती है तो राहुल की हाथों की मुट्ठी कस जाती है और एक झटके से गीता को खुद के ऊपर उठाकर बाथरूम में भाग जाता है और अंदर से डोर बंद कर लेता है। तो गीता चूकते हुए बोली, भाग क्यों गए, आओ करो ना। इतना बोल वो जोर जोर से रोने लगती है और बाथरूम में से पानी गिरने की आवाज आने लगती है। राहुल ना रहा था, मतलब शायद खुद को शांत करने के लिए गीता अपना चेहरा अपने मुंह में छुपा कर बोली, क्यों रुक गए, करो ना। यही बोलते हुए वो रोते रहती है। कुछ देर बाद जब बाथरूम का डोर खोलता है तो राहुल थका हुआ टॉवल लगाए बाहर आता है, ठंड से ठिठुरते हुए, और बेड की तरफ देखता है तो गीता रोते रोते सो गई। ये देख वो गहरी सांस लेता है, अच्छा हुआ सो गई, वरना बोलती, रुक क्यों गए, करो ना। अब इस पागल को समझे कि इन सब के लिए दोनों तरफ आग बराबर लगनी चाहिए ना। इतना बोल वो अपने कपड़े पहनकर बेड पर आकर लेट जाता है और गीता को देखकर धीरे से बोला, सॉरी, शायद मेरा ज्यादा ही गया था आज, पर मैं क्या करूं, तुमने मुझे बहुत गुस्सा जी दिला दिया था। इतना बोल वो प्यार दे घिरे घिरे उसके बालों में हाथ फेरते हुए उससे चिपक जाता है। गीता गहरी नींद में, तभी राहुल उसके इतने करीब आ पाया है। यही सोच वो उससे चिपक कर ही सो गया। ठंडे पानी से नहाने से वो कांप रहा था और राहुल तो सो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद गीता की नींद खोल जाती है इससे और वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो राहुल पीछे से उसके चिपका हुआ था, कांप रहा था। गीता अपनी आंखें बंद कर लेती है, इतनी रात को नहाना क्या जरूरी था इसका, अब कांप रहा है। इतना सोच वो उसका हाथ अपनी कमर से हटाकर पलटकर राहुल को देखती है और फिर कुछ सोचकर वो उठकर अलमारी की तरफ जाती है, जहां से वो एक चादर लाकर राहुल के ऊपर डाल देती है। पता नहीं वो क्या ऐसा कर रही है, शायद इसलिए कि उसके अंदर एक डॉक्टर का दिल है जो किसी को दर्द में नहीं देख सकता था। यही सोच वो वापस बेड पर आकर राहुल के माथे पर हाथ रखकर देखती है तो उसे थोड़ा बुखार भी था शायद। तुम पागल हो राहुल, पूरे पागल, गुस्से में क्या करते तुम्हें ही पता नहीं होता है, तुमने मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी। इतना बोल उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कुछ सोचकर बोली, पर मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूं। इतना बोल वो अपनी साड़ी निकालकर लंबी सांस लेकर उस चादर के अंदर आकर राहुल से चिपक कर जाती है, जिससे उसके शरीर की गर्मी राहुल को मिलने लगती है। कुछ देर में उसका भुखरा कम हो जाता है, तब भी वो उससे चिपकी रहती थी और आखिर उसे नींद आ जाती है। आरव के स्कूल में मोना और आदित्य अपने पीछे खड़ी रूपा की बात सुनते हैं कि आदित्य को मारना चाहती है उनकी बॉस। तो आदित्य तो निर्मल रहता है, पर मोना के चेहरे के भाव चेंज हो जाते हैं और वो कसक आदित्य का हाथ पकड़ लेती है। तभी रूपा आदित्य के सिर पर बंदूक पॉइंट करके बोली, चुपचाप चलो आगे, वरना यही गोली मर दूंगी, समझे। जिसे सुनकर आदित्य मोना को देख आगे बढ़े जाता है और दोनों उसे गैलरी से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सभी लोग सामने स्टेज की तरफ बहुत घबराए भावों से देख रहे थे। तो वे दोनों कंफ्यूज होकर सामने स्टेज की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। स्टेज के नीचे पायल खड़ी थी, जिसके सिर पर एक आदमी ने बंदूक रखी हुई थी और स्टेज के ऊपर वो नकाबपोश लड़की अपने गोद में आरव को बैठे उसे खिला रही थी। आरव, मोना और आदित्य एक साथ आगे बढ़ते हैं तो आरव का नाम लेकर तो मास्क वाले लड़की आरव की गर्दन पर हाथ फेरते हुए मोना और आदित्य से बोली, खबरदार, जो एक कदम आगे बढ़ाया तो अपने बेटा प्यारा हो तो वहीं खड़े रहना, चुपचाप, समझे। उसकी बात सुनकर आदित्य मोना का हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक लेता है। रूपा आगे आकर दोनों के सिर पर बंदूक पॉइंट करके बोली, मना किया ना, चुपचाप खड़े रहो। मम्मा, डैडी। आरव अपना नाम सुनकर उस नकाबपोश लड़की के गोद से उठने की कोशिश करते हुए बोला। तो वो लड़की आरव को गोद में लिए खड़े होकर बोली, ना बेटे, आप कहाँ चले, अभी तो आप अपने नए दोस्त के साथ खेले, भाई नहीं हो सही से। नहीं, मुझे नहीं खेलना है, मुझे मेरे मम्मा डैडी के पास जाना, छोड़ो मुझे। आरव की बात सुनकर मोना उस मास्क वाली लड़की से बोली, छोड़ो दो उसे, नहीं तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा।
इतना बोल वो अपने हाथों की मिट्टी कस लेती है और उस लड़की को गुस्से से घूरने लगती है। अरे अरे मैडम, आप तो गुस्सा दिखा रही है, अभी तो मैंने इस कुछ किया ही नहीं, अगर कर दिया तब भी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझी। इतना बोल वो आरव की गर्दन कसके पकड़ लेती है और मोना को घूरने लगती है जो उसे घूरे जा रही थी। छोड़ो मुझे, तुम बुरी हो, तुम मेरी दोस्त नहीं है, छोड़ो मुझे। आरव अपने छोटे छोटे हाथों से उस मास्क वाली लड़की को मारकर बोला। तो गुस्से में आरव को गर्दन पकड़कर उसे लटका देती है। मम्मा मम्मा, आरव धीरे धीरे इतना ही बोल पा रहा था, फिर उसे सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगी थी तो मोना और आदित बहुत डर जाते हैं। उसे छोड़ दो प्लीज, मोना उसके आगे हाथ जोड़कर बोली। मुझे मार दो प्लीज, उसे छोड़ दो, आदित बोला। तो मास्क वाली लड़की आरव को वापस अपने गोद में अच्छे से पकड़कर बोली, गुड, ये तो मुझे देखना था और इस यहाँ लेकर आया सबके सामने। उस लड़की को बात सुनकर एक आदमी आदित के पास आकर उसके सिर पर बंदूक पॉइंट करके बोला, चल। आदित एक नजर पलटकर मोना को देखता है जो नम आंखों से उसे ही देख रही थी और उसके सिर पर भी रूपा ने बंदूक पॉइंट की हुई थी। आदित बस उसे एक मुस्कान पास कर देता है और मोना के हाथ से अपना हाथ छोड़ने लगता है तो मोना नम आंखों से नामे सिर हिलाने लगती है। नहीं आदित, प्लीज मत जाओ, मुझे जाने दो, हमारा बेटा मुझसे जाना जरूरी है बेबी। इतना बोल वो मोना के पास आकर उसके माथे पर किस करके बोला, अपना ध्यान रखना और हमारे आरव का भी मैं उसकी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। मोना नम आंखों से बोली, नहीं आदित, मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज मत जाओ। आदित अपना हाथ मोना के हाथ से वापस लेते होते हुए बोला, किसी के जाने से किसी की लाइफ खत्म नहीं होती आरव, और तुम अच्छे से रहना, और हाँ, मेरी सारी दौलत तुम्हारे और केवल तुम्हारे लिए, उसका भी ध्यान रखना आरव के साथ। मोना नामे सिर हिलाने लगती है और अपने मुंह पर हाथ रख वहीं घुटनों के बल बैठ जाती है। वहां मौजूद लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे और मोना की हालत देख सभी लेडीज को एहसास हो रहा था कि एक औरत के दिल पर क्या बीतते हैं जब उसे अपने बच्चे और बेटे में से किसी एक को चुनना हो। वो अपने बच्चे को बचाए तो उसको पति को वो खो देगी और पति को बचाए तो अपने बेटे को। तुम कर सकती हो, आदित वापस पलटने से पहले बस इतना ही बोला, जिसे सुनकर मोना अपना सिर ऊपर करके आदित को स्टेज की तरफ जाते हुए देखती रहती है। डैडी, आदित को ऊपर अपने पास आते हुए देखकर रोते हुए बोला। मोना खड़े होकर आगे बढ़ने को होती है तो रूपा आगे नामे सिर हिला देती है। आदित ऊपर स्टेज पर जब उस मास्क वाली लड़की के पास जा रहा था तब बाथरूम में मौजूद अंकित और उनकी टीम फोन में ये देख रहे थे और वो मास्क वाली लड़की को अंकित बोला, ये लड़की कौन है? पता नहीं सर, लेकिन हमें जल्दी ही कुछ करना होगा वरना आदित को खो सकते हैं हमें। मोहिनी बोली। तो अंकित हाँ में सिर हिलाकर सभी को देखकर बोला, सब लोग तैयार होना। जी सर, और सभी अपने हाथों में अपनी अपनी बंदूक ले लेते हैं। जीतू जाकर जल्दी से डोर खोल देता है तो अंकित सबसे आगे निकलता है बाहर और उसके पीछे बाकी लोग। उस गैलरी की दोनों दीवार से अंकित मोहिनी एक तरफ और रूही, जीतू और अजीत एक साथ आमने सामने थे और धीरे कदम बढ़ा रहे थे हॉल की तरफ, जहां उन्हें कुर्सी पर बैठे लोग दिखाई देने लगते हैं जिन्हें देख सभी एक दूसरे को देख फिर और घिरे आगे बढ़ते हैं एक एक कदम आराम से रखकर। और यहाँ स्टेज पर आदित्य उस आदमी के साथ ऊपर आकर उस मास्क वाली लड़की के पास आकर आरव के सिर पर हाथ फेरता है तो आरव रोते हुए आदित्य के पास आने की कोशिश करते हुए, डैडी। नहीं बेटे, रोना नहीं है, तुम अब बड़े हो गए हो तो बिल्कुल मत रोना। आदित्य आरव के आंखों से आंसू साफ करके बोला और फिर आगे बोला, बेटे मैंने अपनी लाइफ अपने माता पिता के बिना अपनी लाइफ निकाली है पूरी, वे मुझे बहुत छोटी उम्र में छोड़कर भगवान के पास चली गई थी। उन्होंने भी मरने से पहले मुझसे यही बोला था कि लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आए, कभी रोना या डरना नहीं। आरव आदित्य की बात बहुत गौर से सुन रहा था। उस छोटे बच्चे को भी एहसास हो रहा था कि उसके डैडी ऐसा बोल रहे हैं तो जरूर वो भी उसे छोड़कर जा रहे हैं भगवान के पास। आप भगवान के पास जा रहे हैं डैडी? आरव फिर से नम आंखों से बोला तो आदित्य अपनी आंखें बंद कर लेता है और स्टेज के नीचे खड़ी मोना के आंखों में भी आंसू बह रहे थे। वहां मौजूद सभी के कानों में जब आरव की आवाज जाती है उन सभी के दिल में दर्द होता है और वे लोग अपने अपने बेटे को खुद से चिपका लेते हैं। वो मास्क वाली लड़की अपने सामने खड़े आदित्य और आरव को देख रही थी जो उसके गोद में था और अपने डैडी के पास जाने लिए रो रहा था। आदित्य फिर गहरी सांस लेकर अपनी आंखें खोलकर आरव के माथे पर किस करके हाँ में सिर हिलाता है तो आरव रोते हुए ना में सिर हिलाकर बोला, नहीं डैडी मत जाओ प्लीज, मैं कभी नहीं रोऊंगा, अब बस आप जाओ। आरव रोते अपने आंखों से आंसू साफ करके बोला तो आदित्य बोला,
आरव, तुम ना मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद अपनी माँ को कभी परेशान नहीं करोगे और हमेशा उनके पास रहकर उनकी हर बात मानोगे। आदित्य आरव के हाथ अपने हाथों में लेकर बोला। तो आरव रोते हुए बोला, पर आप क्यों जा रहे हैं? हमें छोड़कर मत जाओ, मम्मा को आपकी जरूरत है डैडी। आरव मोना को देखकर बोला। तो आदित्य भी पलटकर मोना को देखता है, जिसके आंखों में भी आंसू थे और हाँ में सिर हिला रही थी कि हाँ, उसे आदित्य की बहुत जरूरत है। लाइफ वो उससे प्यार करती है और ये कब हुआ पता नहीं, लेकिन वो आदित्य से प्यार करती है और उसके बिना अपनी लाइफ जीने के बारे में वो सोच भी नहीं पा रही थी। आदित्य फिर वापस पलटकर आरव के माथे पर किस करके बोला, नहीं, मुझसे ज्यादा उसे तुम्हारी जरूरत बेटे, और आपके डैडी भी यही चाहते हैं कि आप अपने मम्मा के पास रहे और मेरा नाम रोशन करे दुनिया। आदित्य हल्का मुस्कुरा आरव के आंखों से आंसू साफ करके बोला। तभी वो मास्क वाली लड़की बोली, बहुत हुआ तुम लोगों का नाटक। इतना बोल वो आरव को पकड़े ही पीछे पलटकर बोली, मार दो इस जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं है। जिसे सुनकर वो आदमी आदित्य को पकड़कर उसे नीचे घुटनों के बल बैठाकर उसके माथे पर बंदूक पॉइंट कर देता है। आरव ये देखता वो उस मास्क वाली लड़की पीठ में जोर जोर से मुक्के मारकर बोला, छोड़ दो मेरे डैडी को, मत मारो उन्हें। मोना के दिल की धड़कन तेज हो गई थी और वो अपना हाथ धीरे धीरे कमर के पीछे ले जाने लगी थी। बहुत हुआ, अब उसने कुछ नहीं किया तो वो आदित्य को खुद देगी और उसका बेटा अपने पिता को, और उसके होते हुए ये नहीं हो सकता, फिर चाहे उसे मौत आ जाए। अंकित और उसकी थी यह चुप कर देख रही थी और वो आदमी जिसे ही गोली चालने को होता है आदित्य के सिर में, तभी अंकित मोहिनी के हाथ से एक धुआं करने वाला छोटा सा गोला लेकर नीचे बैठकर उसे फेंक देता है। उसकी आवाज सुनकर सब उस तरफ देखते हैं और उसे छोटे से लोहे के गोले को सभी लोग देखने लगते हैं और फिर उस तरफ जहां से वो आया था, तो स्टेज पर खड़े लोग अंकित और उसकी को नहीं देख पाते हैं, लेकिन सामने कुर्सी पर बैठे लोगों उन्हें देखकर चीखने को होते हैं। तो अंकित अपने होठों पर उंगली रख देता है। वो मास्क वाली लड़की पलट कर देखती है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी जाती है, तभी उस गोले में से धुआं धुआं निकलने लगता है। 2 सेकंड में सबके आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है। उसे समय मोना अपने में बंदूक लेकर गोली चला देती है आदित्य के पास खड़े आदमी पर, जिसकी आवाज सुनकर वो लड़की गुस्से से बोली, धोखा हुआ हमारे साथ, मार दो सभी को। इतना बोल वो आरव को दूर फेंक देती है स्टेज से गुस्से में। मोना ये देख आरव को पकड़ने के लिए भागती है और अंकित और उसकी टीम अपने आंखों पर चश्मा लगाए वहां आ जाती है। फिर तो सभी को गोलियों की आवाज सुनाई देती है और कौन मर रहा पता ही नहीं चल रहा था। वहां मौजूद लोग कुर्सियों के नीचे छुप जाते हैं अपने बच्चों के साथ डरते हुए। मोना आरव को पकड़कर उसे पायल को देते हुए बोली, लो तुम आरव को लेकर मेन डोर खोलकर सभी को निकाल दो यहां से। पायल हाँ में सिर हिलाकर आरव को लेकर अपने आंखों के आगे से काला धुआं हटाकर जाने लगती है। आरव को रोते हुआ बोला, मम्मा आप, बेटे में आपके डैडी को लेकर आए, आप जाओ दी के साथ। इतना बोल मोना उसे घने धुआं में चली जाती है, जहां बस गोली चलने की आवाज आ रही थी। पायल आरव को चिपकाकर डोर की तरफ भागती है। आरव के स्कूल के बाहर जब पुलिस, मोंडिया वाले और आम लोग जब अंदर से आ रही गोलियों की आवाज सुनते हैं, तो आम लोग मेन डोर से कूदकर अंदर जाने लगते हैं, जिन्हें पुलिस को रोकना मुश्किल हो रहा था। वापस पीछे हट जाओ वरना हमें गोलियां चलानी पड़ेगी, एक पुलिस वाला माइक पर बोला। तो एक आदमी बोला, हाँ मार दो हमें, लेकिन हम बचाने जाएंगे अपने परिवार वालों को, तुम लोग बैठे रहो यही और इंतजार करो अपनी अधाकरी का कि कब वे तुम अंदर जाने को बोलेंगे। हाँ हम खुद अब अंदर जाएंगे, हम लोगों को अब ना पुलिस पर और ना इस सरकार पर भरोसा है कि वे लोग हमारे परिवार वालों को बचेंगे। पुलिस के बड़े अधिकारी और आर्मी भी आ गई थी, लेकिन अब जनता को कंट्रोल करना मुश्किल होता है जा रहा था सभी के लिए। मीडिया वाले ये अपने अपने न्यूज चैनल पर देखा रहे थे और उन्हीं में से एक चैनल पर सीईओ सर ये न्यूज देख रहे थे अपने घर पर बैठकर, जहां वो रिपोर्टर सरकार को कोस रहे थे कि ये सरकार को आम आदमी से ज्यादा एक आतंकी प्यारा है, जिसे बचाने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। और स्कूल के अंदर से गोलियां चलने की आवाज भी आने लगी, मतलब आम और मासूम लोग मारे जा रहे हैं और ये सरकार उन्हें बचाने की जगह हम लोगों को अंदर जाने से रोक रही है। ये सुनकर सीएम सर के पास खड़ा आदमी जल्दी से दूसरा चैनल लगा देता है। उसे लगा कि ये रिपोर्टर ही ऐसा बोल रही है, लेकिन दूसरा चैनल का रिपोर्टर और बुरी बुरी गालियां दे रहा था सरकार और सीएम सर को। तो वो आदमी फिर से चैनल चेंज करने को होता है, तो सीएम सर उसे हाथ दिखाकर बोले, तुम्हारे चैनल चेंज करने से मुझे जो गालियां पड़ रही है वो पढ़ना बंद नहीं हो जाएगा, बात अब बहुत बिगड़ चुकी है, मुझे ऐसी समय वहां जाना होगा और तुम पीएम सर को कॉल लगाओ, मैं उन्हें भी बता दूं कि को राष्ट्रपति जी से बात कर ले कि हमें उस आतंकी को रिहा करना होगा। जी सर।
इतना बोल वो आदमी पीएम सर के पा को कॉल लगा देता है और सीएम सर खड़े होकर घर के मेन डोर की तरफ जाने लगते हैं और उसके पीछे वो आदमी भी कॉल लगाते हुए। तभी टीवी में से उस रिपोर्टर की आवाज आती है, स्कूल का अंदर का डोर खोल चुका है, लगता है लोग बचकर भागकर आएगा या वो आतंकी आएंगे, देखते हैं। जिसे सुनकर सीएम सर और वो आदमी पलटकर टीवी देखने लगते हैं, जहां डोर खोलता देख आर्मी के जवान पीछे खड़े लोगों की रक्षा के लिए आगे खड़े गए थे, ताकि अगर आतंकी संगठन गोली की बारिश करे भी तो उनके ऊपर आम लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। और अपने हाथ में बंदूक को सामने स्कूल के गेट की तरफ पॉइंट कर देते हैं। ये देखकर उन लोगों को एहसास हुआ जो लोगों देश की आर्मी और पुलिस को गाली दे रहे थे कि अगर ये लोग ना हो तो ता नहीं कब उन्हें आतंकी आकर मार जाए, वो तो उनके पीछे देश के जवान और पुलिस है जो उन्हें सेव रखने का करते हैं, वरना कितने लोग मारेंगे पता ही नहीं चलेगा। वे लोग फिर अपने परिवार को सुरक्षा नहीं कर पाएंगे जो लोग इन्हें लोगों को गाली दे रहे थे। तभी सभी लोग और घर पर बैठी लोगों और सीएम सर अपनी टीवी पर एक स्कूल का डोर खोलने के बाद एक लड़की बाहर आती है और उसके गोद में एक बच्चा भी था, यानी वो कोई आतंकी नहीं है। ये देख आर्मी की जवान अपनी बंदूक नीचे कर लेते हैं क्योंकि वो लड़की साइड में खड़ी होती है। तो उसके बाद बाकी आम आदमी बाहर आते अपने अपने बीवी बच्चों के साथ, जिसे सभी लोग देख खुश और हैरान थे कि सभी लोग सेव हैं। वे लोग बाहर आते हैं, पुलिस साइड में हो जाती है, वे लोग अपने अपने परिवार वालों से मिलने लगते हैं। पायल आरव को गोद में लिए खुद से चिपकाए हुए थी, तभी उसके पास आर्मी के और पुलिस के अधिकारी पूछ जाते हैं। पायल लंबी गहरी सांस लेकर बोली, अंदर अभी भी खतरा है। उसकी बात सुनकर सभी अंदर देखते हैं, वहां उन्हें धुआं धुआं दिखाई देता है, जिसे देखकर सभी एक दूसरे को देख वहीं खड़े हो जाते हैं। अंदर से आए लोगों से कब मीडिया वाले सवाल करते हैं कि अंदर क्या हुआ था, तो लोगों डरते हुए सब बताने लगते हैं अपने आंखों देखा हाल, और लास्ट में कहते हैं अभी भी वहां गोलियां चल रही है। सीएम सर जब ये सुनते हैं तो अपने पास खड़े आदमी से बोले, चलो देखते हैं वहां क्या हुआ। लगता है अंकित और उसकी टीम का काम अभी भी चल रहा है, लेकिन उसने अपना वादा निभाया है, किसी आम आदमी की नुकसान नहीं पहुंचा अभी तक। इतना बोल वे राहत की सांस लेकर घर से उसी समय निकल जाते हैं कार में। दूसरी तरफ स्कूल के हॉल में अंकित और उसकी टीम ने रूपा और उस मास्क वाली लड़की के लगभग सभी साथी को मार दिया था। अब धीरे धीरे धुआं भी कम होता जा रहा था, तो अंकित और उसकी टीम देखते हैं कि स्टेज पर प्रिया और वो मास्क वाली लड़की में बहुत खतरनाक फाइट हो रही है। आदित्य साइड में खड़ा बैठा हुआ था, अपने मुंह पर हाथ रखे। तुम्हारे सभी साथी मारे गए, खुद को हमारे हवाले कर दो लड़की। अंकित वो लड़की की तरफ बंदूक पॉइंट करके बोला तो वो लड़की नामे सिर हिला देती है और फिर मोना के पेट में एक जोर का मुक्का मार देती है, तो मोना बही दर्द में बैठ जाती है घुटनों के बल। तो अंकित उस लड़की पर गोली चालने को होता है, तो मोना उसे हाथ दिखाकर बोली, नहीं कोई इस नहीं मारेगे, इसने मुझसे मेरे पति को और बच्चे को छीनने की कोशिश की तो मैं ही इसे इसके किए की सजा दूंगी। तू मुझे मरेगी कमजोर लड़की, तेरी जैसी लड़की को तो 2 मिनट में मार दूं। वो मास्क वाली लड़की मोना के चेहरे पर लात मारकर बोली, जिससे मोना बही नहीं गिर पड़ती है। प्रिया आदित्य उठकर उसके पास आकर बोला, मैं ठीक हूँ आदित्य, आप प्लीज यहाँ से दूर बैठ जाओ, रहने दे लड़की, मैं तुम दोनों को साथ में मार सकती हूँ। वो लड़की आदित्य के सिर में लात मारने होते हुए बोली, तो आदित्य उसकी लात पकड़ लेता है, जिसे देख वो लड़की हैरान हो जाती है। वो लड़की फिर आदित्य के हाथ से अपना पैर छोड़ा कर बोली, अच्छा तो तुम्हें भी लड़ना आता है। आदित्य खड़ा होकर बोला, हाँ थोड़ा बहुत लड़ लेता हूँ। मोना नामे सिर हिला रही थी, तो आदित्य उसे एक मुस्कुरान पास करके बोला, मैं सच में लड़ सकता हूँ। मोना को पता था कि आदित्य लड़ सकता था, लेकिन उसे लड़की को हरा नहीं सकता था। वो लड़की आदित्य के ऊपर अपने दोनों पैरों से हमला करती है, एक बाद एक, और आदित्य उनसे बचते हुए पीछे होता जा रहा था। तुम मुझ पर वार क्यों नहीं कर रहे हो? वो लड़की आदित्य को ऐसा करते हुए देख बोली। तो आदित्य मुस्करा कर बोला, वो मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठता हूँ। जिसे सुनकर मोना हैरान हो जाती है, क्या ये बात सही है? उसका शैतान पति इतना अच्छा है भी या नहीं? अच्छा तो फिर मारो, क्योंकि मैं किसी को नहीं छोड़ती। इतना बोल वो लड़की आदित्य के सीने में एक लात मारती है उड़ते हुए, जिससे आदित्य भी उड़ता हुआ जाकर मोना के पास गिरता है और दर्द में जोर जोर से खांसने लगता है। तो मोना उसके सीने पर हाथ फेरते हुए बोली, अब भी आपको मना किया था ना, फिर क्या जरूरत थी आपको उससे फाइट करने की? आदित्य दर्द में बोला, बेबी चिंता ना करो, मर्द को दर्द नहीं होता है। रहने दो आदित्य, आपको दर्द होता है क्योंकि आप मेरे पति हो। तुम दोनों फिर शुरू हो गए। वो लड़की गुस्से में आदित्य और मोना के पास आते हुए बोला, तो दोनों उसे देखते हैं, मैं एक बार और कोशिश करूं।
आदित्य बोला। तो मोना खड़े होकर बोली, नहीं इस बारे मेरी बारी है। इतना बोल वो भी उस लड़की की तरफ बढ़ती है। वो लड़की भी दिमाग की बहुत तेज थी, जो मोना के हर वार को आसानी से रोक रही थी, जिसे मोना बहुत तेजी से कर रही थी। लड़की, तुम्हारी फाइटिंग एसिकल अच्छी है पर तुम्हारी बॉडी कमजोर है और यही वजह है कि तुम मुझसे नहीं लड़ पा रही हो। इतना बोल वो मोना के दोनों हाथ पकड़ उसे घूमकर नीचे पटक देती है तो आदित्य उसके पास आकर बोला, बेबी क्या तुम ठीक हो? मोना दर्द में भी मुस्कुरा कर बोली, हाँ हब्बी, बस पीठ में थोड़ा दर्द हो रहा है। अच्छा तो क्या मैं मालिश कर दूं बेबी आपकी? आदित्य बोला। तो मोना शर्माते हुए बोली, क्या आदित्य आप भी ना जगह तो देखकर बात किया करो। जिसे सुनकर वो लड़की तो हैरान थी ही, स्टेज के नीचे खड़े अंकित और उसकी टीम भी हैरान थी कि इन दोनों का रोमांस इस समय कैसे बाहर आ सकता है यार, जहां इन दोनों की जान खतरे में ये फाइट लड़ रहे हैं। वो लड़की गुस्से से चिढ़ते हुए बोली, मैंने कहा ना ये सब बस करो, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे नफरत है प्यार से और प्यार करने वाले लोगों से। मोना और आदित्य उस लड़की की बात सुनकर कंफ्यूज होकर उसे देखते हैं। अरे भाई, क्या अब उन्हें प्यार करने से भी रोका जाएगा? ये तो गलत बात है ना। दोनों ये सोच ही रहे थे तभी वो लड़की अपना सिर पकड़कर बोली, ओके तो मैं तुम दोनों को अलग करके किसी को मार देती हूँ और फिर मुझे रोने की आवाज आएगी, जिसे सुनकर ही मुझे कुछ अच्छा लगेगा। ये लड़की तो दिमाग से बीमार लग रही है मुझे। अंकित सर, मोहिनी बोली जो अंकित के पास खड़ी थी। तो अंकित हाँ में सिर हिला देता है। ऐसा ही लग रहा है कि इस आदत पड़ गई लोगों को मारने की, ताकि वो उनके परिवार वालों की रोने की आवाज सुन सके। और ये सीच आदित्य और मोना भी समझ रहे थे, लेकिन वो लड़की अब गुस्से में आदित्य में लात मारती है तो आदित्य मोना से दूर जाकर गिरता है। आदित्य, मोना आदित्य को देखकर बोली। तभी वो लड़की पूरी ताकत से मोना के पेट पर लातती है तो मोना की दर्दनाक चीख सुनाई देती है। प्रिया, आदित्य खड़ा होकर मोना की दर्द भागता है तो वो लड़की खुश होकर बोली, हाँ यही सुनना है मुझे अब। इतना बोल वो आदित्य के सीने में घुमाकर लात मारती है तो आदित्य घूमता हुआ जाकर दूर गिरता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। मोना आदित्य को नम आंखों से देखती है। सर रोको इस लड़की को वरना ये पागल इन दोनों को मार देगी। मोहिनी अंकित से बोली, हाँ सर ये पागल शेरानी है जो निर्दोष दो प्यार करने वाले को मार देगी। रूही बोली। तो अंकित बोला, लेकिन प्रिया ने खुद मना किया है, मैं उसकी हेल्प कैसे करूं? आदित्य परेशान होकर बोला। तो सभी लोग और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। धुआं पूरा हट चुका था, जिससे अंदर आर्मी वाले और पुलिस वाले भी आकर ये देख रहे थे। लास्ट पायल ये देख रही थी आरव के साथ, तो आरव के आंखों में आंसू आ गए थे। तभी वो मास्क वाली पागल लड़की मोना के पेट में फिर से लात मारने के लिए अपना पैर ऊपर से नीचे लाने गलती है। हंसते हुए सभी ने डर से अपनी अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो लड़की शौक होकर नीचे देखती है तो मोना ने उसका पैर पकड़ा हुआ था और वो कुछ कर पाती उससे पहले हो मोना उसे दूर फेंक कर नीचे गिरा देती है। और फिर खड़े होते हुए बोली, तुम्हारा इलाज करना जरूरी है, लेकिन उससे पहले तुम्हारी थोड़ी सी सेवा कर दूं। इतना बोल मोना उस लड़की के पास आने लगती है तो वो लड़की खड़े होकर बोली, तुमने मुझे पागल बोला। इतना बोल मोना के चेहरे पर मुक्का मारने को होती है, लेकिन इस बार मोना उसका हाथ पकड़ लेती है और ना में सिर हिलाकर बोली, ना मजा नहीं आया, तुम मेरे बराबर की नहीं हो। इतना बोल मोना उसका हाथ मोड़ने लगती है तो उस मास्क वाली लड़की के चेहरे पर दर्द के भाव आने लगते हैं और अपने दूसरे हाथ से मोना का हाथ पकड़ने को होती है, लेकिन मोना उससे पहले उसका वो हाथ भी पकड़कर मोड़ने लगती है उसे घूरते हुए। वो लकड़ी हैरान थी, अब इस लड़की में इतनी ताकत कहाँ से आ गई, कहाँ ये एक बार नहीं झेल पा रही थी उसका, और ये वो लड़की नहीं, वहां पर मौजूद लोग भी हैरान थे कि मोना ऐसा कर कैसे रही है। आदित्य भी। तभी मोना गुस्से में अपने सिर उस लड़की के सिर में मारती नहीं है तो वो लकड़ी चीखते हुए वही नीचे दर्द में बैठ जाती है। एकदम से इस क्या हुआ सर? मोहिनी बोली अंकित से। तो अंकित बोला, पता नहीं, लगता है इसने अपनी पूरी ताकत का अब उपयोग किया है। अच्छा तो क्या ये लड़की पहले उसके साथ खेल रही थी? रूही बोली। तो अंकित बोला, हो सकता है वो इस लड़की का टेस्ट ले रही हो कि ये लकड़ी चीज क्या है। ओ तो ये बात है, रूही और मोहिनी सिर हिलाकर बोली। कुछ भी कहा सर, लेकिन लड़की में दम तो बहुत है, वरना इस मास्क वाली लड़की को हारना हमसे किसी के लिए भी आसान नहीं था। जीतू बोला। तो अंकित उसे देखकर बोला, हाँ लेकिन मेरे लिए तुम लोग बच्चे, वो तुम्हें हरा सकती है, मुझे नहीं, मेरा तो वो शायद एक मुक्का भी झेल पाए। अंकित बोला। तो सभी लोग अपना मुंह छुपाकर उसने लगते हैं, जिसे देखकर अंकित अपने दांत पीसते हुए बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ गधों, सच में ऐसा कर सकता हूँ। सर अपने मुझे गधा बोला।
मोहिनी नम आंखों से अंकित को देखकर बोली तो अंकित कुछ बोलता उससे पहले रूही भी बोली, हाँ और मुझे भी बोला। तुम दोनों के लिए नहीं था वो, जिसे सुनकर जीतू और अजीत का मुंह खोला का खोला रह जाता है। रूही और मोहिनी मुस्कुरा कर उन दोनों को देखती है तो वे दोनों उन्हें घूर के देखते हैं। इधर स्टेज पर अब वो लंकी पलटकर एक बार मोना के ऊपर नहीं कर पा रही थी और मोना ने उससे पेट पेट कर बुरी हालत कर दी थी। वो लकड़ी बेहोश होने से पहले बोली, तुम वो ही हो, जिसे सुनकर मोना का मुक्का वही रुक जाता है और अपना हाथ वापस लेकर सोच में पड़ जाती है कि इस लंकी के कहने का क्या मतलब था। आखिर कहीं वो उसे पहचान तो नहीं गई, लेकिन ये कैसे हो सकता है, वो तो इस समय प्रिया के बॉडी में है ना। मोना ये सोच ही रही थी, आदित्य उसके पास आकर बोला, अब छोड़ो उसे बेबी, वो बेहोश हो चुकी ही है, चलो यहाँ से। इतना बोल वो मोना का हाथ पकड़कर उसे खड़ा लेता है। मोना आदित्य के सीने से लगकर बोली, आप ठीक तो हो ना आदित्य? आदित्य मुस्करा कर बोला, हाँ और तुम? मैं भी ठीक हूँ। दोनों फिर बातें करते हुए स्टेज से नीचे आने लगते हैं। तभी उस रूम से दिनेश भागकर आते हुए बोला, रूपा कहाँ तुम रूपा? जिसे सुनकर सभी उसे देखते हैं, जो सभी लीलास में जाकर रूपा के पास पूछेकर वही घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है। ये देखकर आदित्य और मोना एक दूसरे को देखते हैं। मोना फिर उसके पास आकर दिनेश के कंधे पर हाथ रखकर बोली, सॉरी भाई, लेकिन वो गलत थी, इसलिए उसे तो मरना ही था और उसने आपको भी धोखा दिया था ना, प्लीज आप खुद को संभालो, आपको इसी लड़की के लिए रोना नहीं चाहिए। जिसे सुनकर दिनेश अपना सिर ऊपर कर मोना को नम आंखों से देखकर बोला, हाँ पता है वो गलत थी, उसने मुझे धोखा भी दिया, लेकिन ये भी तो सच है ना कि मैं उससे बहुत प्यार करता था, काश मरने से पहले एक बार मैं उससे बात कर पाता। इतना बोल दिनेश अपना सिर नीचे कर लेते हैं तो दिनेश के लिए सभी को बुरा लगता है। तभी अंकित आकर बोला, सॉरी भाई, पर मुझे तुम्हें भी गिरफ्तार करना होगा, लेकिन तुम इन लोगों के बारे में सब बता दोगे तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें सजा नहीं होगी। जिसे सुनकर दिनेश हाँ में सिर हिलाकर अपने हाथ आगे करके बोला, ठीक, मैं सब कुछ बता दूंगा इन लोगों के बारे में। तभी स्टेज पर लेटी वो मास्क वाली लड़की एकदम से अपनी आंखें खोल लेती है और अपने पास पड़ी बंदूक उठाकर बोली, लेकिन उससे पहले तुम्हें मरना होगा गद्दार। उसकी आवाज सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और कोई कुछ करता उससे पहले वो मास्क वाली लड़की दिनेश के सीने में 2 गोली मारकर एक गोली आदित्य को तरफ चला देती है। मोना के पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए वो आदित्य को दूर धक्का दे खुद के सीने पर वो गोली ले लेती है। अंकित अपनी बंदूक से उस लड़की को गोली मार देता है, लेकिन वो लकड़ी हंसते हुए नीचे गिर बोली, ये तो और भी अच्छा हुआ, तुमने मेरा पूरा खेल बिगाड़ा था लड़की, और तुम्हें गोली मारकर मुझे जो खुशी में बोल रही है ना, उसके लिए तो मैं मरने को भी तैयार हूँ, इस मौत से अच्छी मौत मुझे मिली ही नहीं सकती थी, मजा आ गया। इतना बोल वो हंसते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य मोना को गोली लगता हुआ देखकर खड़ा उसे पकड़कर बोला, नहीं प्रिया, तुम ऐसा नहीं कर सकती, देखो तुम हमें छोड़कर नहीं सकते, समझी तुम? मोना आदित्य को मुस्कुराकर देख रही थी, जिससे आदित्य को और ज्यादा डर लग रहा था। आदित्य फिर चीखते हुए बोला, कोई एम्बुलेंस को कॉल करो। उसकी बात सुनकर सभी अपने शौक से बाहर आते हैं तो पीछे से पुलिस वाले आते हुए बोले, बाहर पहले ही डॉक्टर और एम्बुलेंस खड़ी है। जिसे सुनकर आदित्य जल्दी से मोना को गोद में उठाकर मेन डोर को तरफ भागते हुए बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा प्रिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतना बोल तेज कदमों से मेन डोर से बाहर निकल जाता है। मम्मा मम्मा प्रिया डोर के पास खड़ी थी, जिसके गोद में आरव था, और जब ये देखता है कि उसके डैडी उसके मम्मा को लेकर जा रहे हैं तो वो समझ गया था कि जरूर उसके मम्मा को कुछ हुआ है, और रोते हुए अपने डैडी के पीछे जाने की जिद करने लगता है। जिसे देख पायल हाँ में सिर हिलाकर अंकित के पीछे जाती है, आरव को लेते हैं। बाहर इतनी भीड़ थी कि वहां से रोड जाना, मोना को लेकर जाना मुश्किल था। आदित्य परेशान होकर अपने गोद में लेटी मोना को देखती है, जो दर्द में उसे ही देख रही थी। अपनी आंखें खोलकर रखना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आदित्य आगे कदम बढ़ता है तो लोग खुद ही उसे रास्ता देते हैं। जिसे देख आदित्य और तेज कदमों के साथ आगे बढ़ता है और उसके पीछे पायल आरव को लेकर जा रही थी, जो मोना के लिए रो रहा था मम्मा मम्मा बोलते हुए। आदित्य मोना एम्बुलेंस में लेकर चढ़ जाता है, जिसने एक नर्स और एक डॉक्टर भी। पायल आरव के साथ आगे बैठ जाती है और फिर एम्बुलेंस आगे बढ़ जाती है। इनके जाने बाद ही सीएम सर की कार आ जाती है। पता करो उस एम्बुलेंस में कौन गया, क्या कोई आम आदमी को गोली लगी? जी सर, सीएम सर का पा बोला तो सीएम सर कुछ गार्डों के साथ स्कूल के अंदर जाते हैं तो लोग उन्हें अब इतने गुस्से में नहीं देख रहे थे, शायद इसलिए क्योंकि सबको पता चल गया था कि सीएम सर ने स्पेशल टीम भेजी थी।
सीएम सर सबके आगे हाथ जोड़कर अंदर जाने लगते हैं तो अंदर से गार्ड कुछ लोगों की लाश लेकर आ रहे थे, जिसे देख वे साइट हो जाते। 4-5 लाश जाने के बाद अंकित और उसकी टीम बाहर आती है। अंकित, ये सब? जी हिंद सर, ये लाश उन्हीं आतंकी की। अंकित बोला सीएम सर से, तो सीएम सर राहत की सांस लेकर बोले, मतलब कोई आम जनता को कुछ नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। जिसे सुनकर अंकित गहरी सांस लेकर बोला, नहीं सर, सबसे पहले जिसे एम्बुलेंस में ले जाया गया था ना, वो लड़की थी प्रिया, जिसके हेल्प से हम इतनी आसानी से इस मिशन में संभल हुए, पर लास्ट में उसे गोली लग गई। जिसे सुनकर सीएम सर बोले, अच्छे, वो बदुर लड़की कौन थी? हमें उसे कुछ नहीं होने देंगे। इतना बोल अपने पास से बोले, जाओ उस लड़की के इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर की टीम भेजो। जी सर। इतना बोल वो आदमी वहां से चला जाता है और फिर सीएम सर अंकित से हाथ मिलाकर बोले, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी अंकित, तुम और तुम्हारी तुमको बधाई हो। जिसे सुनकर अंकित मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देता है तो अंकित बोला, सर मुझे आपसे बात करनी है, एक पर्सनल। अंकित आसपास देख बोला तो सीएम सर बोले, ओके फिर आओ कार में बात करते हैं। अंकित हाँ में सर हिलाकर अपनी टीम का देख बोला, अब आप लोग जाओ, फिर मिलेंगे अगले मिशन पर। जिसे सुनकर सभी मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देते हैं और अंकित सीएम सर के साथ जाने लगता है लोगों की तालियों के बीच से, जिसे देखकर सीएम सर खुश होकर सभी को हाथ हिलाते हुए जाने लगते हैं। उन्हें पता था अब फिर से इनकी सरकार आने से कोई रोक नहीं सकता है और अब हर जगह उनकी और उनकी स्पेशल टीम की बात होने वाली है, जिन्होंने सबको सही से बचा लिया। अंकित सीएम सर के साथ फिर कार में बैठकर चला जाता है और उसकी टीम वापस अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। लेकिन वहां मौजूद लोग और मीडिया वाले सरकार और इस स्पेशल टीम की तरफ करते नहीं थक रहे थे, हर जगह यही चल रहा था। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मोना को सीधा आईसीयू में भर्ती कर दिया था, जहां रूम का डोर बंद होने से पहले मोना आरव के सिर अच्छे से प्यार करती है। पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो अपने बेटे को अच्छे से देखना चाहती है। मैडम प्लीज जल्दी कीजिए, एक डॉक्टर बोला तो मोना नम आंखों से बोली, मुझे मेरे बेटे को प्यार तो करने दो, पता नहीं मैं वापस आऊंगी या नहीं। तुम कुछ नहीं होगा, अब जाओ। आदित्य आरव को पकड़कर मोना से उसे दूर करके बोला। तो बुरा सा मुंह बनाकर बोली, आदित्य आप बुरे हो, मम्मा मम्मा। आराम मोना को रूम में ले जाते हुए देखकर बोला तो आदित्य उससे बोला, तुम्हें मना किया था ना रोने से। डैडी आप बुरे हो, अपने मम्मा को क्यों जाने दिया? आरव गुस्से आदित्य को मारते हुए बोला तो आदित्य उसे आंखें दिखा देता है, जिसे देख वो उदास होकर अपना सिर नीचे कर लेता है। पायल ये देख मुस्कुराते हुए अपने आंखों से आंसू साफ करने लगती है। इन तीनों की जोड़ी कमाल की है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूर्योदय, पुरानी बिल्डिंग में राहुल के रूम में राहुल की नींद खुलती है तो वो देखता है कोई उससे बहुत कसके चिपक कर सोया है। उसके दोनों के शरीर पर बहुत कम कपड़े थे। राहुल ये देख हैरान और कंफ्यूज हो जाता है कि ये लड़की जो उससे हमेशा दूर रहना चाहती है और गालियां देती रहती है, उसने नींद में उसका फायदा उठाया। मतलब यार ऐसा कैसे हो गया? हाँ वो मानता है कि उनकी शादी हो गई है, लेकिन क्या इस लड़की ने ऐसा नहीं बोला था रात को कि वो उनकी शादी को नहीं मानती है, तो फिर खुद ही क्यों? राहुल बहुत देर इस बारे में सोचता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हुआ है। कहीं गीता के दिल में उसके लिए भी कुछ तो नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इस लड़की के दिल में मेरे लिए और प्यार हो नहीं सकता। इसका बस चले तो ये मुझे गोली मार दे और मेरे गए सारे टुकड़े करके गंदे नाले में फेंक दे। यही सोच वो बुरा सा मुंह बनाने लगता है। तभी उसे एहसास हुआ कि गीता की नींद खोलने वाली और वो अपनी आंखें खोलने वाली है, तो राहुल उससे पहले ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। राहुल के आंखें बंद करते हुए गीता अपनी आंखें खोलकर राहुल का चेहरा देखती है तो उसे अभी भी सोता देख वो उसके माथे पर हाथ रखती है। ये भगवान, ये लड़की पागल है, इसको ही समझाए कि ये आग से खेल रही। मैं हमेशा सिंगल लड़का, वैसे भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, अब तो और मुश्किल हो रहा है, राहुल अपने मन में बोला। तभी गीता राहुल से दूर होकर बैठकर उसके चेहरे को देखकर बोली, राहुल तुमने जो मेरे साथ किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और मैंने जो भी किया वो सिर्फ अपने डॉक्टर होने का फर्ज निभाया है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं ना कभी होगा। तुम्हें तेज बुखार था इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास ना दवाई को बॉक्स था और ना तुम होश में, इसलिए मुझे ये सब करके तुम्हारे इतने करीब आना पड़ा था। रात को वैसे भी तुमने मेरे साथ वो सब कर ही लिया था बेहोशी में, पर मैंने तुम्हारे साथ बेहोशी में भी वो सब नहीं किया, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता थी एक डॉक्टर होने के नाते, और कुछ नहीं। इतना बोल वो अपने आंखों में आए आंसू साफ करके सामने देखने लगती है।
राजुल हैरान था। गीता की बात सुनकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लड़की ने सच में इसलिए ऐसा कहीं ये ऐसा करके ये तो नहीं चाहती कि मैं इस छोड़ दूंगा। अगर ऐसा है तो ये भूल जाए, अब ये सिर्फ मेरी है, मैं इस कभी यहाँ से नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं। गीता फिर अपने कपड़े पहनने लगती है तो राहुल अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगता है। गीता अभी उसके तरफ नहीं देख रही थी। कपड़े पहनने के बाद गीता जैसे ही बेड से खड़े होकर जाने को होती है तभी राहुल उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर खींच लेता है और उसके ऊपर आकर उसके आंखों में देखते हुए बोला, ज्यादा अच्छा बनने का नाटक कर रही हो, तुम्हें क्या लगा इससे मैं तुम्हें जाने दूंगा। गीता अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेती है तो राहुल को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक हाथ में उसका चेहरा पकड़कर उसे सीधा करके उसके आंखों में देखकर बोला, मैंने कुछ पूछा है तुमसे, बोलो क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अगर मैं मर भी जाता तब भी तुम्हें फर्क नहीं चाहिए। राहुल की बात सुनकर गीता के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी गुस्से में बोली, हाँ चाहती थी मैं तुम मेरे जाओ ताकि मैं यहाँ से भाग जाऊं, मुझे तुम जैसे इंसान के पास नहीं रहना, समझे तुम? और हाँ, अगर मेरे सामने कोई बीमार इंसान हो, फिर चाहे वो मेरा दुश्मन हो या गली का डॉग, उसकी हेल्प मैं करूंगी। इसलिए कभी अपने दिल में ये गलत फहमी मत लाना कि मैं तुमसे प्यार भी कर सकती हूँ। नफरत है मुझे तुमसे, समझे तुम? नफरत। गीता गुस्से में बोली तो राहुल हाँ में सिर कर बोला, गुड करना भी नहीं वरना सिर्फ तकलीफ के और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, समझी? इतना बोल वो एक झटके से उसे छोड़कर उसके ऊपर से नीचे हट जाता है और बेड से उतरकर सीधा बाथरूम में चला जाता है और गीता उठकर बैठकर रोने लगती है। ऐसी भी क्या गलती कर दी उसने कि उसे ये सब झेलना पड़ रहा है? ये आदमी पागल है। पूरा अच्छा होता कि उसने रात में इसकी हेल्प नहीं की होती, पर वो क्या करे, वो किसी को भी तकलीफ में नहीं दे सकती थी, फिर चाहे वो कोई भी हो। गीता ये सोच सोच कर रोए जा रही थी और राहुल बाथरूम में आकर जोर डोर बंद कर फिर एक कसक मुक्का दीवार में मारता है। मुझे एक पल के लगा कि तुझ भी मुझे से, लेकिन नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी क्योंकि तुम्हारे दिल में केवल मेरे लिए नफरत है। राहुल फिर गहरी सांस लेकर बोला, ओके ओके, अगर ऐसा है तो ऐसा ही होगा, मैं अब तुम्हें कभी प्यार नहीं दूंगा, तुम्हें नफरत चाहिए तो वही सही, नफरत के बदले नफरत लो। इतना बोल वो शावर चालू कर देता है और उसके ऊपर पानी गिरने लगता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में आईसीयू में मोना का ऑपरेशन जब खत्म होता है और डॉक्टरों की टीम जब बाहर आती है तो आदित्य आरव को पायल को देते हुए खड़ा होकर डॉक्टर के पास चला जाता है। आरव सोच रहा था गहरी नींद में पायल उसे खुद से चिपका कर वो भी उठकर आरव को लिए ही आदित्य के पास आ जाती है। क्या हुआ डॉक्टर, क्या मेरी वाइफ ठीक है ना? आदित्य थोड़ा डरा हुआ बोला तो जिसे वे डॉक्टर और पायल भी समझे रहे थे। चिंता मत कीजिए मिस्टर ओबरॉय, आपकी वाइफ अब खतरे से बाहर है, हमने उनकी गोली निकाल दी है और उन्हें कुछ देर बाद होश भी आ जाएगा। जिसे सुनकर आदित्य और पायल राहत की सांस लेती है। क्या हम उससे मिल सकते हैं? आदित्य बोला तो वो डॉक्टर हाँ में सिर हिलाकर चला जाता है बाकी डॉक्टर के साथ। आदित्य गहरी सांस लेकर डोर खोलकर अंदर चला जाता है और पायल कुछ सोचे कर वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है, ये सोचकर कि इस समय आदित्य को अकेला ही छोड़ना ही सही होगा और वैसे भी क्या करेगी, वहां आरव भी सो रहा है। अब पायल अपने गोद में सो रहे इस क्यूट बच्चे को देखकर बोली। इधर रूम के अंदर आदित्य जब रूम में अंदर आता है तो वहां मोना के बेड के पास खड़ी नर्स जो कुछ काम कर रही थी वो आदित्य को देखकर वहां से चली जाती है। आदित्य उसे जाते हुए देख फिर धीरे धीरे कदमों से मोना के पास आते हुए मोना का चेहरा देखने लगता है और फिर उसके बेड आप आकर चुपचाप बिना कुछ बोले कुर्सी पर बैठकर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर धीरे से बोला, कैसी हो बेबी? मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, कभी नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो मेरा क्या होता, पता नहीं क्यों हर बार तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं तुम्हें बचाने की सोचता हूँ लेकिन उससे पहले तुम पता नहीं कहाँ और कैसे आती हो और मेरी गोली खुद पर खा लेती है। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था तुम पर उस समय की, कभी मुझे तो कोई मौका दो तुम्हारे लिए कुछ करने का बेबी, हर बार तुम ही क्यों बाजी मार जाती हो, ये तो गलत बात है ना। इतना बोल वो मोना का चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, वैसे तुम कौन हो मुझे नहीं पता और मैं यही चाहूंगा कि वो राज राज ही रहे हैं। तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो यार, कोमा से उठने के बाद तुम में जो बदलाव आए हैं वो अच्छे हैं। तुम मेरे और मेरे बेटे के लिए किसी से भी लड़ जाती है, ये भी मुझे पसंद आया और तुम्हारी फाइट करने का तरीका मस्त है यार। कभी कभी मन करता है कि मैं भी तुमसे इस चीज की क्लास ले लूं ताकि इस लोगों को तुमसे पहले मैं खत्म कर दूं तो अच्छा होगा, कम से कम मैं तुम्हारी और आरव की रक्षा तो कर सकता हूं ना। इतना बोल आदित्य मुस्कुराकर अपने सोच में खो जाता है जहां कुछ गुडे आरव और मोना को परेशान कर रहे हो, दोनों रोते हुए उसे पुकार रहे हो और वे लोग उन दोनों को छू भी पाते उससे पहले मैं किसी सुपर हीरो की तरह आता है और सभी की मार मार कर रेल बना देता और तुम और आरव खुश होकर मेरे लिए तालियां बजा रहे होते।
आदित्य अपने सोच में खोया हुआ बोले जा रहा था और अब तक मोना को होश भी आ गया था और उसकी बातें हैरानी से सुन रही थी। आदित्य, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप अपनी सोच से बाहर आओ मेरे फैकू सुपर हीरो। मोना आदित्य को देख मुस्कुरा कर बोली, तो आदित्य हैरानी से उसे देखने लगता है। तुम होश कब आया बेबी? इतना बोल दूसरे तरफ देखने लगता है। शायद उसे अब अपने बात पर शर्म आ रही थी कि वो पागल कैसी बच्चों जैसी बात कर रहा था। मोना ये देख मुस्कुरा कर बोली, बस थोड़ी देर पहले जब आप अपने सामने में थे और मुझ बचा रहे थे। आदित्य मोना की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, वो तो मैं बस इसी बोल रहा था, वो सब छोड़ो, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना? आदित्य बात को टालते हुए बोला तो मोना भी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाकर बोली, ओके मैं ठीक हूँ, आप चिंता ना करें मेरे फैकू पति। जिसे सुनकर आदित्य बुरा सा मुंह बनाकर बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि मुझे ऐसा करना भी अपनी लाइफ में चाहता हूँ कि कभी तो ऐसा भी टाइम आए जब आपकी रक्षा करूँ। अगर ये गोली आपके जगह मुझे लगी होती तो मैं मर भी जाता, तब भी मुझे खुशी होती। मोना आदित्य की बात सुनकर उसके मुंह पर हाथ रखकर बोली, नहीं नहीं आदित्य, ऐसा दिन कभी ना आए, मेरी लाइफ में आपको नहीं खोना चाहती और ना हमारा बेटा आरव कभी चाहेगा कि उसके डैडी उसे छोड़कर जाए। आदित्य मोना की बात सुनकर उसका हाथ अपने मुंह से हटाकर बोला, और क्या वो ये चाहेगा कि उसकी मम्मा उससे दूर चली जाए? आदित्य की बात सुनकर मोना बोली, हाँ लेकिन मेरी बात अलग है आदित्य, आप बहुत जरूरी है उसके लिए। क्यों? मुझे तो लगता है कि एक बच्चे के लिए माँ से पहले कोई नहीं आता, बाप भी नहीं। हाँ उसके बाद पिता का स्थान हो सकता है लेकिन उससे पहले तो नहीं हो सकता ना। आदित्य की बात सुनकर मोना अपनी आंखें बंद कर मन में बोली, हाँ आदित्य आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं उसकी असली माँ नहीं हूँ, वो तो इस दुनिया में भी नहीं है अब तो। उसके बाद उसे आपकी जरूरत है ना कि मेरी। मोना ये सोच ही रही थी तभी रूम का डोर खोल आरव भागते हुए अंदर आते हुए बोला, मम्मा मम्मा। उसकी आवाज सुनकर मोना जल्दी से अपनी आंखें खोलकर मुस्कुराकर उसे देखने लगती है और वो उसे अपने गोद में लेने को होती है तभी आरव कुछ देख रुक जाता है और अपना सिर नीचे कर लेता है उदास होकर। पुरानी बिल्डिंग में विशाल और लिली के रूम में बेड पर विशाल सो रहा था घोड़े बेचकर। तभी बाथरूम का डोर खोलता है तो लिली एक खूबसूरत साड़ी पहने कर अपने पैरों में पायल पहने जब अपना कदम रूम में रखती है और चलते हुए आईने के सामने आने लगती है अपने बालों को सुखाने के लिए। लेकिन उसके पैरों की पायल की आवाज से विशाल की नींद खोल जाती है और वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसकी बीवी खूबसूरत साड़ी में पहने हुए उसके पास खड़ी थी। वो आईने में देखकर अपने बालों को सुखा रही थी। विशाल उसे देखता ही रह जाता है और फिर से उसे लगने लगता है कि वो कोई सपना तो नहीं देख रहा है। कुछ देर लिली को इसी तरह देखने के बाद विशाल लिली से बोला, बहुत सुंदर लग रही हो जान। लिली जिसे सुनकर खुद की नजर आईने में से हटाकर बेड पर लेटे कर विशाल को देखती है जो उसे ही घूरे जा रहा था तो वो शर्माते हुए अपना सिर नीचे करके बोली, सच में लग रही हूं या सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हो? विशाल लिली का हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर उसे खींचकर उसे कमर से पकड़कर अपने नीचे लेटाकर उसके होठों को देखने लगता। दोनों की दिल की धड़कन तेज थी। आप ये क्या? पर लिली आगे कुछ बोलती उससे पहले विशाल उसके होठों पर अपने होठ रखता है तो लिली की आंखें बंद हो जाती हैं और वो विशाल के कंधे पर हाथ रख लेती है। विशाल लिली को ऐसा करते हुए देखकर उसे किस करने लगता है जिससे दोनों के अंदर की गर्मी बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद विशाल जब लिली को किस करना बंद करता है तो लिली का चेहरा लाल टमाटर जैसा हो जाता है और वो विशाल से नजरें नहीं मिला पा रही थी। थैंक्स, विशाल लिली को देखकर बोला। तो लिली उसे कंफ्यूज होकर देखने लगती है जिसे देखकर विशाल साइड में लेटकर ऊपर देखते हुए बोला, ये मत पूछना किस लिए, क्योंकि 1 बजे हो तो बता दूं कई सारी वजह है मेरी लाइफ में आना, मुझे प्यार करना और बदले में कुछ ना मांगना, लास्ट में अपना पास्ट भूलकर मुझसे शादी करना और मेरी लाइफ में इतनी खूबसूरत लड़की आना मेरे लिए किसी इस सपने के बराबर होने के जिसे मैं सपने में नहीं देख सकता वो हकीकत में देख रहा है। विशाल की बात सुनकर लिली थोड़ा सोचकर फिर उसे देखकर विशाल के सीने पर सिर रख बोली, अपने तो थैंक्स बोल दिया लेकिन मेरा क्या विशाल, मेरी तो पूरी लाइफ ही उस काली अंधेरी रात की तरह थी जहां दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी, उसमें आप एक उस दिया की तरह आए जिसने मेरी पूरी लाइफ में ही रोशनी फैला दी हो। तो आप हो बताओ, क्या केवल थैंक्स बोलने से आपका किया एहसान उतर नहीं सकता? विशाल लिली के होठों पर उंगली रखकर बोला, मेरे प्यार को एहसान का नाम देकर उसका अपमान ना करो जान। तो आप भी थैंक्स बोलकर मेरे प्यार का अपमान ना करो। लिली नम आंखों से विशाल को देखकर बोली और फिर उठकर बोली, मैं देखती नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं। इतना बोल वो अपने आंखों में आए आंसू को साफ करने लगती है तो विशाल उसका हाथ पकड़ लेता है। लिली बस अपना सिर नीचे कर लेती है।
तो विशाल समझ जाता है कि उसे उसकी बात का बुरा लगा। विशाल उठकर अपना सिर नीचे करके लिली आंखें में आंसू देखने को होता है तो लिली अपना सिर दूसरी तरफ कर अपने आंखों से आंसू साफ करने लगती है, जिसे देखकर विशाल लिली को अपनी गोद में बैठा उसके कंधे पर सिर रखकर बोला, अच्छा बाबा सॉरी, आगे से कभी ऐसा नहीं बोलूंगा पक्का। जिसे सुनकर लिली विशाल को देख पलटकर उसके गले लगकर बोली, सॉरी भी मत बोलो अब आप, वरना मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी, समझे आप। विशाल मुस्कुराकर आमे सिर हिलाकर बोला, ओके ओके, आगे से नो सॉरी नो थैंक्स ओनली प्यार। इतना बोल कसके लिली को खुद से चिपका लेता है तो लिली भी मुस्करने लगती है। अर्जुन का रूम, बेड पर अर्जुन लेटा हुआ था सीधा और वो अपने ऊपर सो रही अपनी प्यारी वाइफ कविता को देख रहा था, जो उसके सीने पर सिर रखकर गहरी नींद में सो रही थी। रात को कई राउंड होने के बाद उसकी वाइफ इतनी थक गई थी कि वो उसके ऊपर ही सो गई, उसी तरह सो गई थी। तब अर्जुन भी थक गया तो उसे भी नींद आ गई थी, लेकिन अब सुबह 8 बज गए और वो एक घंटे से अपनी प्यारी और शैतान बीबी का उठने का इंतजार कर रहा है। चादर भी डाली थी दोनों के ऊपर, लेकिन फिर कुछ नहीं था, उनकी दोनों की बॉडी चिपकी हुई बिना कपड़ों की। और एक और सबसे बड़ी समझा थी अर्जुन के लिए कि अभी भी वो अपनी बीबी के अंदर था और सुबह वाली प्रॉब्लम की वजह से उसके उस भाग में परिवर्तन आ रहा था जिसे वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वरना कविता की नींद खोल जाएंगी। लेकिन कब तक रोक पता, आखिर वही हुआ, उस चीज का एहसास कविता हुआ तो वो अपना हाथ वहां ले जाकर रोनी सी शकल बनाकर बोली, अर्जुन ये क्या यार, मुझे इतना छूब रहा है। इतना बोल वो उसे पकड़कर दावा देती है। कविता तो नींद में थी, लेकिन अर्जुन का क्या, वो बेचारा चीख भी नहीं पा रहा था और अपने हाथ बेड पर मारते हुए बोला, मेरी माँ, क्या मारने का प्लान तेरा अपने पति को शादी के पहली सुबह को ही। कविता कुछ देर दबा कर बोली, ये क्या चीज है यार। फिर उसे कुछ याद आया, वो एक झटके से उसे छोड़कर साइड में लेट जाती है। अर्जुन अपने उस भाग को पकड़कर बोला, मर डाला रहे। जिसे सुनकर कविता घबराते हुए आसपास हाथ फेरते हुए बोली, सॉरी सॉरी अर्जुन, वो सब गलती से हुआ, आप कहाँ हो, क्या वो ठीक है। जिसे सुनकर अर्जुन कविता को घूर के बोला, तुम्हें मेरी जगह उसकी चिंता हो रही है। हाँ तो वो बहुत काम की चीज है अर्जुन, तुम्हारा क्या, तुम उल्टा मुझे परेशान करते हो, लेकिन एक वो ही तो जिससे मैं खेलती हूँ रात को तुम्हारे सोने के बाद। अर्जुन अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बोला, क्या बोले जा रही हो तुम, शर्म नहीं आती ऐसी बातें बोलते हुए। कविता कंफ्यूज होकर बोली, शर्म कैसी शर्म, और आपसे यहाँ इससे क्या शर्माऊं अर्जुन, आप दोनों मेरे लिए हो तो हो, आप मेरे साथ खेलते हो और मैं इसके। तभी अर्जुन उसके मुंह पर हाथ रखकर बोला, बस कर बेशर्म लड़की, और वो ठीक, चिंता मत कर। जिसे सुनकर कविता राहत की सांस लेकर बोली, फिर अच्छा है, अब मुझे थोड़ा और सीने दो, रात को मैंने और उसने बहुत मेहनत की थी, आपका क्या, आप तो सो जाते हैं। इतना बोल कविता बुरा सा मुंह बना कर लेट जाती, आंखें बंद करके, और अर्जुन का मुंह खोला का खोला रह जाता है। ये पागल लड़की क्या बोलती रहती है, और क्या उसने मेहनत नहीं की थी, अरे वो ये उसका ही ना तो फिर। इतना बोल वो अपने सिर के बाल पकड़कर उन्हें खींचकर उठकर बाथरूम जाने लगता है। तभी कविता बोली, अर्जुन मेरे छोटे दोस्त का ध्यान रखना। इतना बोल मुस्कुराने लगती है और अर्जुन उसे घूर के देखता है और बाथरूम में चला जाता है। राघव का रूम, बेड पर राघव अकेला सो रहा था। नताशा तो रोज की तरह तैयार होकर रूम से बाहर जाने पहले राघव से बोली, हब्बी मैं नाश्ता तैयार करने जा रही हूँ, आप भी उठकर नहा धोकर आना नाश्ते के लिए। राघव नींद में ही हम बोल देता है तो नताशा उसके माथे पर किस करके बोली, राघव आप सुन रहे हो ना। राघव अपनी आंखें खोलकर बोला, हाँ वाइफी मुझे पता, और रोज रोज तुम क्यों बोलती हो यार। नताशा मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्योंकि मुझे ऐसा करना पसंद है इसलिए, और आपको सबके साथ गर्मा गर्म नाश्ता मिले इसलिए भी। जिसे सुनकर राघव उसका हाथ पकड़कर उस पर किस करके बोला, थैंक्स वाइफी, और आराम से करना गैस पर काम, और मैं तो कहता हूँ लिली भाभी को भी साथ में के लेना। नताशा मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाकर बोली, को आज्ञा पतिदेव। इतना बोल वो हंसने लगती है, उसके राघव भी। नताशा फिर मुस्कुराते हुए रूम से बाहर चली जाती है और राघव बाथरूम में उठकर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में आरव को अपने पास ना आता है और उदास होकर अपना सिर नीचे करता हुआ देखकर तो फिर वो कंफ्यूज होकर आदित्य को देखती है तो वो उसे देख रहा था। आदित्य अपने मेरे बच्चे को डराया। मोना घुरे के आदित्य को देखकर बोली। तो आदित्य बोला, हाँ क्योंकि ये भूल गया कि इसकी मम्मा को चोट लगी और तुम भी इस देखकर सब कुछ बोल जाती हो। आदित्य इस तरह बोला जिसे उसे जलन हो रही हो। ये देखकर मोना अपनी आंखें बंद कर अपने दांत पीसते हुए बोली, आदित्य वो बच्चा है हमारा, थोड़ी तो शर्म करो। दूर खड़ी पायल ये देखकर मुस्कुरा रही थी।
मोना फिर आरव को देखकर बोली, आरवाव अपनी मम्मा के पास, अब आपके डैडी आपको नहीं घूरेंगे पक्का। जिसे सुनकर आरव अपना सिर ऊपर पहले मोना को और फिर आदित्य को, जो अब उसे नहीं घूर रहा था, तो वो धीरे धीरे मोना के पास आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन मोना तभी सब कुछ भूलकर अपने बेटे को अपने सीने से चिपका लेती है। जिसे देखकर आदित्य गहरी सांस लेता है और दूर खड़ी पायल को अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। सच में मस्त फैमिली है ये। हॉस्पिटल में मोना आरव को गले लगाए हुए थी, तभी आरव बोला, मम्मा आपको चोट लगी है तो आप मुझे छोड़ दो वरना आपको और लग जाएंगी। आरव की बात सुनकर मोना आदित्य को घूरती है, ये आदमी उसे उसके बेटे से दूर करता रहता है, कमीना। आदित्य गहरी सांस लेकर बोला, वो सही बोल रहा है, तुम उसे छोड़ दो। आदित्य तुम ना मेरे और मेरे बेटे के बीच में आया करो। मोना आरव से दूर होकर गुस्से में आदित्य की तरफ उंगली पॉइंट करके बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बस तुम्हारी चोट की चिंता है। आदित्य सही बोल रहा है प्रिया। तभी डोर पर खड़े अंकित बोला, तो अभी डोर की तरफ देखते हैं। अंकित तुम आओ ना, मोना बोली। पायल अंकित को देखकर बोली, सर आपने बहुत अच्छा किया आज सभी को बचाकर, वैसे आपने फाइट भी लड़ी उस लड़की से। पायल मुस्कुराकर बोली, तो अंकित उसे घूर के देखकर बोला, वो मुझसे नहीं लड़ सकती थी, पता है ना तुम्हें। जी सर। पायल हाँ में सिर हिलाकर बोली। अंकित फिर मोना के पास आकर बोला, अभी तुम हिलना भी नहीं चाहिए प्रिया, तुम्हारा सही होना अब केवल तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए ही नहीं बल्कि इस देश के लिए भी जरूरी है। जिसे सुनकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझी सर। पायल पीछे से आकर बोली। तो अंकित आदित्य मोना को भी कंफ्यूज होकर खुद को देखता हुआ देखकर बोला, प्रिया मेरे कहने का मतलब है कि मुझे तुम्हारी फाइट और तुम दोनों पसंद आए हो तो। जिसे सुनकर आदित्य के चेहरे के भाव चेंज होने लगते हैं और मोना भी हैरान होकर आदित्य को और अंकित को देखने लगती है। सर आप क्या बोल रहे हो, वो शादीशुदा है और आप अपनी बात वापस लो वरना मुझे डर है कि आपको कुछ ना हो जाए। पायल आदित्य को गुस्से में देखकर बोली, तो अंकित भी आदित्य का देख जल्दी जल्दी ना में सिर हिलाकर बोला, नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब है कि मुझे इनका काम पसंद आया है और मैंने इस बारे में सीएम सर से बात की, मुझे अपनी टीम में प्रिया चाहिए, तो उन्होंने कहा है कि मैं उन्हें तुम्हारी सारी डिटेल भेज दूं और उनकी तरफ से पक्का है कि तुम मेरी टीम में शामिल हो गई हो तो पक्का समझो कि तुम एजेंट बन गई हो और देश के लिए काम कर सकती हो। आदित्य मुस्कुरा कर बोला। तो आदित्य और मोना शौक होकर एक दूसरे को देखते हैं। पायल मुस्कुरा कर बोली, सर आपने ये अच्छा काम किया है। हाँ तो मैं सभी काम अच्छे ही करता हूँ। अंकित पायल जो घुरे के बोला, तो पायल बुरा सा मुंह बनाकर बोली, हाँ तो मैंने कब मना किया है, आपके गलत फैसले लेते हो। मोना कुछ बोलती तभी आदित्य बोला, नहीं उसे नहीं करनी ये जॉब। जिसे सुनकर सभी शौक हो जाते हैं। मोना आदित्य को देखती है, उसकी इच्छा थी आदित्य को भी देश के लिए काम करे। मोना ये सोचकर आदित्य को सदेखती है तो आदित्य बोला, आरव अभी बहुत छोटा है और अगर प्रिया ये जॉब करती है तो ना उसे वो देख पाएगी और मेरी वाइफ के ऊपर हमेशा ही खतरा रहेगा, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ इतनी सी उम्र में मेरा बच्चे के ऊपर से उसकी माँ का साया छीन जाए। आदित्य गहरी सांस लेकर बोला। तो अंकित और पायल एक दूसरे को देखते हैं। मोना ने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लाया था, शायद वो अपने आंखों में आए आंसू को रोक रही थी। आदित्य तुम्हें एक बार प्रिया से पूछ लेना चाहिए। अंकित मोना को सिर नीचे करे हुए देखकर आदित्य से बोला। तो आदित्य गहरी सांस लेकर बोला, वो मेरी वाइफ, उसे पता है कि मैं जो भी फैसला लूंगा वो उसके और हमारे परिवार के अच्छे के लिए ले रहा हूं। जिसे सुनकर पायल बोली, फिर भी एक बार आप, लेकिन वो आगे नहीं बोल पाती है। आदित्य जब उसे देखता है तो और वो अंकित को देखती है। अंकित फिर गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी आदित्य, लेकिन कुछ लोगों को ही ये मौका मिलता है कि वे देश के लिए कुछ कर सके और हमें तब परिवार से ऊपर सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमारे परिवार नहीं हो, लेकिन हमारे लिए देश ऊपर है। इतना बोल वो मोना को देखकर बोला, प्रिया मुझे पता है कि तुम्हारा मन है और मुझे तुम में वो बात देखती है जो किसी किसी में होती है, तो मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खोले रहेंगे। इतना बोल वो पायल को चलने का इशारा करके रूम से बाहर जाने लगता है और पायल भी एक नजर आदित्य, मोना और आरव को देखकर पलटकर अंकित के साथ निकल जाती है रूम से। मोना अपना सिर ऊपर करके डोर की तरफ देखती है, उसके आंखों में आंसू आ गए थे। आदित्य ये देखकर गहरी सांस लेकर मोना के पास आकर उसका हाथ पकड़ने को होता है, तो मोना अपना हाथ दूर कर लेती है और अपने आंखों से आंसू साफ करने लगती है, अपना सिर दूसरी तरफ करके।
ये देखकर आदित्य बोला, बेबी समझो आरव अकेला पड़ जाएगा तब मैं अपना बिजनेस देखूंगा या आरव को, और तुम भी बेजी के साथ हमेशा खतरे से घिरी रहने वाली हो जिससे मुझे हमेशा आरव और तुम्हारी चिंता लगी रहेगी। इतना बोल वो मोना पैर पर हाथ रखता है तो मोना उसका हाथ अपने पैर से हटाकर बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा आदित्य, आप चाहते ही नहीं हो कि मैं कुछ करूं। मोना रोते हुए बोली, तो आदित्य गहरी सांस लेकर बोला, देखो समझो यार, मुझे सबसे ज्यादा चिंता तुम्हारी और आरव की है। क्या तुम्हें अपने बेटे की बिल्कुल भी चिंता नहीं है? देखो उसकी तरफ और फिर बोलो तुम्हें नहीं है उसकी चिंता। उस घर में कैसे रहेगा अकेला? तुम कभी रात को तो कभी दिन में उसे छोड़कर भाग जाओगी, तब क्या तुम्हें उसकी चिंता नहीं होगी? मुझे तुम्हारी इच्छा प्यारी है, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरा बेटा आरव। मैं बचपन से अपने मॉम डैड के बिना रहा हूँ, भले ही मेरे पास सौतेली माँ हो, लेकिन सगी माँ सगी होती है। प्रिया, तुम्हारी गोद में वो जितना खुश और चैन महसूस करता है ना, वो किसी और की गोद में उसे नहीं मिलने वाला है। वाकई में लास्ट में बस एक ही बात बोलना चाहूँ कि तुम्हें अपने पति, बेटे और देश की रक्षा में से किसी एक को चुनना होगा। आदित्य की बात सुनकर मोना हैरान होकर उसे देखने लगती है तो आदित्य खिड़े होकर बोला, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। इतना बोल वो आरव को देखता है जो मोना के बेड के पास खड़ा चुपचाप उनकी बात सुन रहा था। आदित्य उसे देख ही बोला, मम्मा की चोट से दूर रहना। आरव हाँ में सिर हिला देता है तो आदित्य रूम से बाहर जाने लगता है। मोना नम आंखों से आंसू जाते हुए देखती है और उसके जाते ही उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आरव मोड़कर पहले डोर की तरफ देखता है और फिर अपनी मम्मा की तरफ जो रो रही थी। उसे नहीं पता कि उसके डैडी ने मम्मा को क्यों रुलाया, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी अच्छा लगा और बेड पर चढ़कर मोना के पास आकर उसके आंखों से आंसू साफ करने लगता है अपने छोटे छोटे हाथों से। मोना आरव को देखती और फिर उसे आदित्य की कई बातें याद आने लगती हैं कि वो उन्हें चुने या फिर अपने सपने को जो उसने मोना के रूप में देखा था। मम्मा आप रो मत, डैडी की बात का बुरा मत मानना, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, उन्होंने आपको रुलाया ना। अब मैं उनसे बात नहीं करूंगा, बस आप रो मत। जिसे सुनकर मोना के आंखों से और ज्यादा आंसू बहने लगते हैं और आरव को अपने गोद में बैठने का इशारा करती है तो आरव चुपचाप बैठ जाता है, जिसे देखकर मोना उसे अपने सीने से चिपकाकर रोते हुए बोली, आपके डैडी बुरे नहीं है बेटे, उन्हें बस आपकी और मेरी बहुत चिंता है, इसलिए वो मुझे आपसे दूर जाने से रोक रहे हैं। मोना की बात सुनकर आरव सोचकर बोला, पर आप मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती हैं मम्मा, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? आरव मोना के सीने से लगे ही बोला। तो मोना गहरी सांस लेकर अपने आंखों से आंसू साफ करके बोली, आपकी मम्मा थोड़ी मतलबी हो गई थी बेटे, उन्हें सिर्फ अपना सपना पूरा करना था। वो भूल गई थी कि जिसका सपना पूरा करना चाहती है आपको छोड़कर वो तो कब की मर चुकी है, और जो है वो आपके डैडी के लिए है। तो अब मम्मा ने सोच लिया है कि अब वो अपना सपना भूल जाएगी और ये याद रखेगी कि उन्हें सबसे पहले आपका सोचना और आदित्य जी का भी। मोना रोते हुए बोली। तो आरव बोला, नहीं मम्मा, मेरी मम्मा कभी मतलबी नहीं हो सकती है, वो हमेशा मेरे और डैडी के बारे में सोचती है। आपने मेरे लिए गोली खाई थी पहले और अब अपने डैडी के लिए खाई थी, तो आप कैसे मतलबी हो सकती हो? मैं नहीं मानता। आरव बोला तो मोना मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाकर उसके सिर पर हाथ फिर और उसे किस करके बोली, हाँ लेकिन थोड़ी देर के लिए जरूर हो गई थी, पर अब वो इस बारे और नहीं सोचेगी बस। मोना फैसला करके बोली। अब वो समझ गई कि सच में वो कुछ देर के लिए मतलबी हो गई थी और वो किस सपने के बारे में सोच रही है, वो तो मोना के साथ ही खत्म हो गया था। अब उसका ये दूसरा जन्म आरव और आदित्य के लिए हुआ और उसका बदला लेने के लिए उसे अपने मैंने दुश्मन को मारना है बिग बॉस, ताकि मोना हमेशा के लिए खत्म जो जाए और वो प्रिया बनकर आरव वो आदित्य के साथ खुशी खुशी रह सके। मोना आरव को खुद से चिपका हुए मन में बोली। आरव अपने सिर ऊपर करके मोना को देख रहा था और फिर अपना सिर नीचे करके उससे चिपका रहा था। आदित्य रूम के डोर के बाहर साइड में खड़ा था और वो मोना और आरव की बात सुन रहा था। वो मोना की बात सुनकर गहरी सांस लेकर बोला, सॉरी प्रिया, मैं मजबूर हूँ, मेरे लिए तुम्हारी इच्छा बहुत जरूरी है, लेकिन मैं क्या करूँ? आरव के बारे में सोचकर मैं सब भूल जाता हूँ, उसे तुम्हारी जरूरत है मुझे से भी ज्यादा। इतना बोल आदित्य अपने आंखों में आए नमी को साफ कर डॉक्टर के केबिन की ओर चला जाता है। हॉस्पिटल के बाहर पायल अंकित की कार में बैठकर उसे देखकर बोली, सर अब क्या लग नहीं रहा है कि आदित्य सर प्रिया मैडम को हमारे साथ जॉब करने देंगे? पायल की बात सुनकर अंकित गहरी सांस लेकर बोला, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन इस लोगों को हम इन सब से दूर नहीं रख सकते। देखना जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी लोगों पर तो हमसे भी आगे कोई खड़ा होगा, वो ये लकड़ी प्रिया होगी, उसकी कमजोरी है ये कि वो कभी किसी को मुसीबत में नहीं देख सकती है। आरव की बात सुनकर पायल हाँ में सिर हिला देती है, उसे भी ऐसा ही लगता है। तभी अंकित का फोन बजता है तो अंकित कॉल रिसीव करता है तो कुछ देर दूसरे तरफ से आवाज सुन फिर कॉल कटते हुए बोला, गुड जॉब में आ रहा हूँ।
इतना बोल कार चालू करके बोला, यहाँ भी प्रिया का प्लान काम कर गया, कुछ लोग जाल में फंस चुके हैं। जिसे सुन पायल हैरान हो जाती है और खुश भी। पुरानी बिल्डिंग में सभी लोग हॉल में नाश्ता कर रहे थे। राहुल, क्या गीता नहीं आएगी नाश्ते करने के लिए? विशाल राहुल को आराम से नाश्ता करते हुए देखकर बोली। जिसे सुनकर सभी राहुल को देखते हैं, केवल कविता को छोड़कर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था उस घमड़ी लड़की से, इसलिए वो अपने प्लेट में रख गर्मा गर्म आलू के पराठे खा रही थी। बाकी लोग राहुल को देखते हैं जो नाश्ता करते हुए बोला, अरे आप लोग उसे छोड़ो और अपना अपना नाश्ता करो ना यार, उसे भूख लगेगी तो खुद आ जाएंगी खाने के लिए। जिसे सुनकर लिली बोली, लेकिन अरे ये कौन सी बात हुई देवर जी, तुम उसके पति हो, तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा वरना उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें। लिली की बात सुनकर नताशा हाँ में सिर हिलाकर बोली, बिल्कुल दी, अपने ने बिल्कुल सही बोला, देवर जी को शादी नहीं करनी चाहिए और अब कर ली है तो उसका ध्यान रखना इनकी जिम्मेदारी है, बल्कि अब उसकी हर खुशी का आपको ध्यान रखना होगा। अपनी दोनों भाभी की बात सुनकर राहुल कविता को देख बोला, आपको कुछ नहीं बोलना भाभी, आप भी मुझे दो बातें बोल दो, उसे तो कुछ नहीं बोलेंगे। राहुल की बात सुनकर सभी की नजर कविता पर जाती है जो आलू के पराठे से अपना मुंह भरे हुए थी, और राहुल की बात सुनकर वो इधर उधर देखने लगी जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। बेबी तुम्हें क्या हुआ? अर्जुन कविता को ऐसा करते हुए देख बोला। तो वो नामे सिर हिलाने लगती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर अर्जुन कंफ्यूज होकर कुछ बोलने को होता है, तभी उसकी नजर अपनी प्लेट पर जाती है जो खाली थी, और फिर कविता की प्लेट में जिसमें एक छोटा सा टुकड़ा बचा था। बस तुम अपने और मेरे दोनों के हिस्से के पराठे खा गई बेबी। अर्जुन इतना बोला। उस छोटे टुकड़े को उठाने लगता है तो कविता को उसका एहसास हो जाता है और वो जल्दी उसका हाथ पकड़कर अपने मुंह में रखे हुए पराठे की निगलते हुए बोली, अरे रोको पति देव, इतनी भी क्या जल्दी है, आप तो बताओ पर ध्यान दीजिए, खाना मैं खा लूंगी। उसकी बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। अरे यार ऐसा कौन करता है, मैंने तो थोड़ा भी नहीं खा पाया था और तुम दोनों खा गई। अर्जुन रोनी सी शकल बनाकर बोला। तो कविता बोली, अरे तो इसमें आप रो क्यों रहे हो, इधर देखो मैंने आपकी तरह लिली के हिस्से के दोनों पराठे खा गई। उन्होंने कुछ बोला। कविता अपने दूसरे तरफ बैठी लिली से बोली, जिसने खुद भी अपनी प्लेट पर ध्यान नहीं दिया था, और कविता की बात सुनकर शौक होकर अपनी प्लेट की तरफ देखकर बोली, ओएमजी फेयरफुल फेस, तुम मेरे भी हिस्से की पराठे खा गई भूकर। अच्छा तो अपने भी अभी देखा। कविता कंफ्यूज होकर, उसे तो लगा कि लिली दी ने देख लिया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। उसकी बात सुनकर लिली उसे गुस्से से घूरती है और अर्जुन अपना सिर पकड़ लेता है। तभी विशाल अपने पराठे में से एक पराठा लेकर लिली के प्लेट में रखकर बोला, छोड़ो लो तुम इस खा लो, वो बच्ची है। जिसे सुनकर कविता मुस्कुराने लगते हैं, रहने दीजिए मैं और बना लूंगी। लिली वापस विशाल का पराठे उसे देते हुए बोली। तो विशाल बोला, तब और खा लेना, और तुम्हें भूख भी तो लग रही होगी ना, खाको। विशाल वापस करते हुए बोला, देख लो राहुल, इस ध्यान रखता पति अपनी पत्नी का, और एक तुम हो जो यह मजे से खा रहे हो। नताशा बोली, पर कविता भाभी ने तो अर्जुन भाई के हिस्से का खा लिया, इसलिए पहले मैं खा लूं फिर उसे देने चला जाऊंगा। जिसे सुनकर कविता बोली, हाँ ये मस्त आइडिया है पहल, खुद का देखो बाद में इन्हें खिला देंगे। कविता हंसते बोली तो बाकी लोग भी हंसने लगते हैं, केवल अर्जुन छोड़कर जो कविता को घूरे जा रहा था। अरे यार बस भी करो, मुझे बस भूख लगी थी, और दी अपने लिए बनाएगी तो आपके लिए भी बना देगी। कविता को एहसास हो चुका था कि उसका पति गुस्सा हो गया है और वो उसे देख रहा है। नहीं खाना मुझे अब, अर्जुन गुस्से में बोला। तो कविता अपना सिर पकड़कर बोली, हे राम, मैंने बच्चे से शादी कर लिए है, अरे मैंने खा लिए आपके हिस्से के पराठे तो क्या आपकी बीवी हूं, मेरा हक है। अर्जुन हैरान होकर बोला, ये कैसा हक है तुम्हारा कि तुम्हारा पति भूखा रह गया और तुम उसके हिस्से का भी पराठा खा गई। जिसे सुनकर सभी हंसने लगते हैं और कविता मुस्कुरा कर बोली, सॉरी लो। इतना बोल वो टेबल के नीचे अपने हाथ में पकड़े एक पराठे को अर्जुन की प्लेट में रखकर बोली, वो मुझे लगा ही था आप रोने लगेंगे, इसलिए एक पराठा बचा लिया था। कविता मुस्कुराकर बोली तो सभी लोग हंसने लगते हैं और अर्जुन ये देखकर बोला, अच्छा किया, वरना मैं तुमसे बात नहीं करता और फिर तुम बेड पर मुझे बुलाती तब भी मैं नहीं आता। उसकी बात सुनकर सभी शौक हो जाते हैं, कविता भी, और धीरे बोली, अरे आप बेडरूम की बात सबके आगे क्यों बता रहे हो। उसकी बात सुनकर अर्जुन सभी तरफ देखता है और फिर अपना सिर नीचे कर लेता है। ये देख सभी मुस्कुराने लगते हैं। तभी राहुल खड़े होकर गीता की प्लेट उठाकर बोला, ये दो मैं उसे देकर आता हूँ। जिसे सुनकर नताशा और लिली मुस्कुरा देते हैं और कविता बुरा सा मुंह बना लेती है।
लेकिन राहुल पीछे पलट कर देखता है तो वो हैरान हो जाता है, गीता तैयार खड़ी थी साड़ी पहने हुए। अच्छा हुआ तुम आ गई, लो ये अपना नाश्ता कर लो। राहुल बोला। सभी लोग गीत को देखते हैं तो गीता सभी को देख फिर राजुल और उसके हाथ में नाश्ते की प्लेट देखकर गहरी लेकर बोली, नो थैंक्स, मैं हॉस्पिटल में ही कुछ खा लूंगी। इतना बोल वो डोर की तरफ जाने लगती है। सभी हैरान थे। तुम हॉस्पिटल क्यों जा रही हो? राहुल गीता को रोक कर बोला। तो गीता पलटकर बिल्कुल नॉर्मल टोन में बोली, देखो तुमने जो मेरे साथ करना तो वो कर लिया, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूं, मत भूलो मेरे पता नहीं कितने मरीज इंतजार कर रहे होंगे, अगर मैं नहीं गई तो उन्हें परेशान होना पड़ेगा। जिसे सुनकर राहुल बोला, अरे तो क्या हुआ, लेकिन तुम नहीं सकती, वैसे भी इस दुनिया में तुम अकेली अनोखी डॉक्टर थोड़ी है, जो तुम नहीं गई तो वे लोग मर जाएंगे, तुम वापस अपने रूम में बैठो जाओ। राहुल गीता को अपने रूम की तरफ इशारा करके बोला। तो गीता का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। जिसे देखकर विशाल राहुल से बोला, राजुल जाने दो उसे, वो सही बोल रही है वो। लेकिन भाई आप इस लड़की पर कैसे विश्वास कर सकते हैं, भूल गए इसकी वजह से हम पिछली बार सभी लोग मरते मरते बचे थे। अर्जुन बोल तो राघव और कविता हाँ में सिर हिला देते हैं। बिल्कुल ये डॉक्टर है और ये पुलिस पास जरूर जाएगी, जिससे हम सभी लोग फंस जाएंगे। राघव बोला। हाँ राघव भाई बिल्कुल सही बोलना आपने। कविता खिड़की के तरफ देख बोली। तो राहुल उसका सिर गीता की तरफ मोड़ देता है। नहीं अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि अब मैं राहुल की किए की सजा आप लोगों को नहीं दूंगी। गीता पहले सभी को देख और फिर राहुल को देखकर बोली। तो राहुल बोला, अच्छा मुझे तुम पर विश्वास नहीं है तो मैं क्या करूं, लेकिन मुझे जाना ही है, मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती, समझे तुम। गीता गुस्से से राहुल को देख फिर पलट कर जाने लगती है। मैंने कहा तुम नहीं सकती, अर्जुन गुस्से में बोला। जिसे सुनकर गीता थोड़ा रुकती है और फिर जाने लगती है, तो राहुल हाथ में ली प्लेट को साइड में रख गुस्से से गीता के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर बोला। तो गीता गुस्से में अपने दूसरे हाथ से उसके गाल पर थप्पड़ मारने होती है। ये देख सभी शॉक हो जाते हैं, पर राहुल उसका वो हाथ पकड़कर गीता को घूरते हुए बोला, नहीं ये गलती मत करना, वरना रूम से बाहर निकालना मुश्किल कर दूंगा। गीता गुस्से में बोली, तुम जैसा आदमी कर भी क्या सकता है जो एक लड़की की मर्जी के बिना उससे शादी कर लेता है। राहुल भी गुस्से में कुछ बोलने को होता है तो विशाल अपनी कुर्सी से खड़ा होकर बोला, बस राहुल बहुत हुआ। लेकिन भाई ये लड़की। विशाल को गुस्से में देख राहुल बोला। तो विशाल बोला, मैंने कहा ना बस लड़ना बंद करो, अगर तुम्हें उस पर विश्वास नहीं था तो शादी क्यों की? इसीलिए की थी ताकि इसकी किए की सजा दे सकूं। राहुल घूर के गीता को देखकर बोला। तो गीता भी उसे देखने लगती है, घूर के दोनों को देख बाकी लोग हैरान थे। तभी लिए खड़े होकर बोली, राहुल गुस्से को गुस्से से शांत नहीं किया जा सकता है, मेरी मानो तो तुम उसके साथ जाओ ताकि तुम उस पर नजर रख सको और भी अपना काम कर सके। लिली की बात सुनकर नताशा बोली, हाँ ये मस्त आइडिया है, इससे दोनों का काम बन जाएगा। तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम है इससे क्या? विशाल बोला। तो दोनों एक दूसरे को देख फिर नामे सिर हिला देते हैं। तो विशाल बोला, चलो अच्छा है, तुम लोग अब एक दूसरे के साथ परछाई की तरह रहो ताकि एक दूसरे पर विश्वास कर सको और गीता का काम भी नहीं रुके। राहुल बोला, ओके रुको, मैं कार के चाबी लेकर आया। इतना बोल वो अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तो लिली बोली, गीता तुम तब तक थोड़ा नाश्ता कर लो। जिसे सुनकर गीता सभी को देखती है, बाकी लोग चुपचाप अपना नाश्ता कर रहे थे। गीता को कुछ ना बोलता देख लिली उसे अपने पास आने का इशारा करके उसकी प्लेट उठा लेती है। गीता चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाती है और लिली उसके आगे प्लेट रखकर बोली, लो खा लो, और राहुल की बात को दिल पर मत लिया कर, वो बस तुमसे थोड़ा नाराज है। जिसे सुनकर गीता कुछ नहीं बोलती है, बस नाश्ता करने लगती है जल्दी जल्दी। तो लिली बोली, अरे अरे आराम से, इतनी जल्दी भी क्यों? गीता हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, भाभी वो लेट हुआ गया बहुत। तो क्या हुआ, राहुल कार लेकर जा रहा है ना? गीता हाँ में सिर हिलाकर धीरे धीरे खाने लगती है। तभी राहुल आ जाता है, जिसे लिली आंखें दिखाकर उसे चुप रहने का इशारा करके गीता को खाने देती है। तो पराठे गीता कब खा जाती है पता ही नहीं चलता है। रुको मैं और बना कर लाती हूँ, लिली ये देखकर बोली। तो गीता नामे सिर हिलाकर पानी पीकर बोली, नहीं नहीं भाभी हो गया, और टैक्स। इतना बोल वो खड़े होकर जाने लगती है। तभी राहुल उसके आगे उसका बैग कर देता है, जिसे देख वो उसके हाथ से लेकर आगे बढ़ जाती है। जिसे जाते देख लिली राहुल से बोली, उसका ध्यान रखना, वो भूखी ना रहे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है राहुल। राहुल चिढ़ते हुए लिली को देखता है तो लिली उसे आंखें दिखा बोली, नहीं राहुल, कल से मैं टिफिन लगा दूंगी दिनों के लिए, लेकिन आज मैं तुम पर छोड़ रही हूँ, खुद के साथ उसे भी खिला देना टाइम पर, समझे।
राहुल गहरी सांस लेकर बोला, ओके माँ। भाभी माँ बोलो। लिली मुस्कुराकर बोली। तो राहुल भी मुस्कुराकर चला जाता है, जिसे जाते हुए देखकर लिली गहरी सांस लेकर बोली, अब बोलो कैसे और खाना है पराठे। इतना बोल वो सभी को देखती है तो सभी उसके आगे हाथ जोड़ लेते हैं। तुम सच में इस घर की बड़ी हो दी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।